बीपीएससी 65th इंटरव्यू के क्लास के लिए हम लोग यहाँ पे आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आस्था इस ऐप पर और साथ में जूम ऐप पर भी जुड़े हुए हैं। ये जो बीपीएससी 65th मेंस का जो एक बहुमूल्य रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ है, इंटरव्यू कॉल आपको मिला है, ये कॉल आपके लिए निर्णायक साबित हो। इट शुड बी डिसाइसिव फॉर यू, through which you can get your desired choice, desired post. All the best from my side as well as the entire team of आस्था IAS। जो आस्था IAS की जो पूरी टीम है जो आपके साथ आगे आपके इंटरव्यू तक काम करेंगी, उनकी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। ये जो क्लास है, ये क्लास मोबिशाला ऐप पर भी अवेलेबल रहेगा। वहाँ पे जो लोग जुड़ेंगे उनको भी, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। यहाँ पर हम लोग ये जो 65th का रिजल्ट है वो कई दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई लोग, मैं उनके लिए दो शब्द पहले बोलना चाहता हूँ, जो 64th का इंटरव्यू दिए थे और अभी थोड़े दिन पहले जो रिजल्ट आया उसमें उनका नहीं हुआ। अब देखो, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, कोई मिलने भी आया यहाँ पे दिल्ली में मुखर्जी नगर में ऑफिस में। जो 64th मेंस का 64th का जो आपने इंटरव्यू दिया और उसमें हो गया लेकिन नीचे का पोस्ट मिला, उसमें आपने इंटरव्यू दिया और नहीं हुआ, अब वो पास्ट है। उसको एक अच्छे फ्यूचर के बेस के रूप में, एक सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस के रूप में आप उसको कंसीडर करिए। और वो जो देखिए कितने सौभाग्यशाली आप हैं, ऐसा होता नहीं था, ये बीपीएससी में ही हो रहा है कि अभी थोड़े दिन पहले एक झटका आपको लगा, रिजल्ट जो 1457 लोगों का जो लिस्ट निकला उसमें नाम नहीं था और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तब तक बीपीएससी ने फिर आपको अपने गम को भुलाने के लिए एक मौका दे दिया। तो इसलिए उस पास्ट के लगेज के साथ अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको हटा दीजिए, उसको भूल जाइए, उसको पॉजिटिव वे में इस रूप में लीजिए। अब कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें आप। वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला, जो कमी रह गई थी, उस कमी को अब नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ और भी प्रिपरेशन के साथ और अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए आप बीपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में जाएं और वहाँ पे अपना बेस्ट ऑफ जो था, जो गलती हुई, क्योंकि ऐसा होता है कि एकदम से मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्पल मैं देते रहता हूँ कि कैसे एक एग्जाम में नहीं हुआ, अगले एग्जाम में हो गया सिलेक्शन। तो वो पास्ट था, अब उसको भूल जाइए। जो लोग सिलेक्शन जो 64 में जिनका हो गया है और वो इस बार जो बीएएस का और बीपीएस का, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस के लिए जो उनकी डिजायर है, उस डिजायर के लिए जो, देखो उनके लिए कितनी अच्छी बात है, बीपीएससी ने कितना अच्छा उनको मौका दे रखा है। कहा जाता है कि प्रमोशन 2 तरीके से होता है। एक होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन, आप गए वहाँ पे डिपार्टमेंट में, बीपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हुआ, बिहार गवर्नमेंट में जाके आपने ज्वाइन किया और उसके बाद कई सालों तक आपने मेहनत किया, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तब जाकर के आपका प्रमोशन हुआ। और दूसरा प्रमोशन का तरीका है एग्जाम के थ्रू, मतलब कि एक एग्जाम और फिर, और ये बीपीएससी 64 के बाद 65 ने तो एक और अजूबा काम किया। बीपीएससी 64th में बहुत सारे लोगों का बहुत तरह के सिलेक्शन हुए, सप्लाई इंस्पेक्टर का, रेवेन्यू अफसर के रूप में, या प्रोबेशनरी अफसर के रूप में, या और बीपीआरओ के रूप में, या वेलफेयर ऑफिसर्स के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ है। और अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ तब तक प्रमोशन का चांस उनको मिल गया। सोचो कितनी अच्छी बात है। एक होता है कि भाई ज्वाइन करने के बाद एग्जाम के थ्रू प्रमोशन लेना, एक होता है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन, और एक होता है कि बिना ज्वाइनिंग के पहले ही प्रमोशन के चांसेज आ गए। और ऐसे भारी संख्या में लोग हैं जो कि जिनका बीपीएससी 64th में हुआ है और अब वो इंटरव्यू दे करके अब आपको और सिंसियरली और मेहनत से, जैसे कि ये प्रमोशन आपको मिल जाए, तो आप सीधे कहाँ बीपीएससी 64 को ज्वाइन करेंगे, आप सीधे 65th में ही आपका जो डिजायर्ड पोस्ट है प्रमोशन के साथ आप ज्वाइन करिए। जो नए लोग हैं वो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कोई इंटरव्यू कॉल उनको मिले और इस बार 65th में बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू कॉल उनको मिला है।
तो ये जो 65th में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू कॉल मिला है, अब इसमें कोई कमी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो जो रिजल्ट देख करके, इंटरव्यू का कॉल देख करके जितनी खुशी हुई थी, जितना एनर्जी मिला था, वो खुशी और एनर्जी आप कैरी ऑन करिए, जारी रखिए, और जारी रख करके बेस्ट ऑफ अपना प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन करके जो इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू आंसर की तैयारी, और सेकंड पार्ट होता है कि उसका मॉक इंटरव्यू दे करके एक तरह से वर्चुअल इंटरव्यू को फेस करिए, मॉक इंटरव्यू दीजिए, और मॉक इंटरव्यू दे करके आप बीपीएससी में जा करके रियल इंटरव्यू के लिए अपेयर हुई है। और यहाँ से जो आपको अपनी कमियाँ पता चली हैं वो कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करते हुए बीपीएससी में जाके अपना बेस्ट परफॉर्म करिए, और बेस्ट परफॉर्म करके आपका जो डिजायर्ड पोस्ट है, डिजायर्ड जो चॉइस है, उसको आप प्राप्त करिए। ठीक है, सिलेक्शन पाइए। और जो एक बेरोजगारी का जो एक तरह से कहा जाए कि जो फाइनल सिलेक्शन नहीं होने का जो कष्ट इतने सालों से झेल रहे थे, उसको दूर कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए था। आपके पास ध्यान रखिए, मेरे पास कुछ है, मैं आपको कुछ डेटा लेके आया हूँ, उस डेटा के साथ आपके साथ बात करेंगे। तो उसमें ये है कि उस डेटा पे पहले उसमें आते हैं, और अपना जो ये इसका एक रोड मैप आपको बताना चाहता हूँ मैं कि भाई हम लोग किस तरीके से इसको आगे प्रोसीड करेंगे और फिर अपने इंटरव्यू की तैयारी को पूरा करेंगे। अब इसमें देखिए, एक रोड मैप आपको बता दें तो उसमें यहाँ पे ASTHA-IS में ये इंटरव्यू कार्यक्रम के हेड के रूप में आपको एक जो हम लोग करने जा रहे हैं उसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में है एकेडमिक प्रिपरेशन, ठीक है, और इस एकेडमिक प्रिपरेशन में अभी मैं नीचे चर्चा करता हूं। और सेकंड पार्ट है मॉक इंटरव्यू का। अच्छा, एक और थर्ड पार्ट भी इसमें जोड़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दिल्ली में ऑफिस खुला हुआ है, तो उसमें होता है पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन, आपके पास जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसको पर्सनली आके मिलिए, या आप जो मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं या फ़ोन करते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके भी आप मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लिखने में दिक्कत होती है तो आप उसको मोबाइल का पे ऑडियो रिकॉर्ड कर दीजिए, और ऑडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा, चाहे जिससे रिलेटेड होगा उसके पास फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपको जवाब दे देंगे। और कुछ ऐसी बातें अगर आप पूछते हैं जो कि सबके इंटरेस्ट के लिए है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा। आप जानते हैं व्हाट्सएप ग्रुप 2 व्हाट्सएप ग्रुप, पहला व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैक्सिमम संख्या है वो पूरा हो गया था, सुबह ही पूरा हो गया था। सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उस सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी सब अवेलेबल है, तो उसमें जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि फिर हम लोग जो भी बातें हैं, जो भी नई बातें आपके काम का है वो उसमें हम देंगे, उसमें पोस्ट करते रहेंगे हम लोग। उसमें एक और है कि एक तो ये बीपीएससी में जो आपके यहाँ पे बीपीएससी में जो क्वेश्चन पेपर वाला पार्ट है ये तो हम लोग कर ही रहे हैं। बीपीएससी में जो क्वेश्चन यहाँ पे इन लोगों ने अभी जो हमें दिया था वो कहीं है, मैं दिखाता हूँ उसको, मॉक इंटरव्यू का नंबर फाइनल। मैं इसमें देख के देता हूँ, देख कहाँ पे वो फाइल था, वो जो मैं बुकलेट एक दिखा रहा था, तो वो बुकलेट में तो बीपीएससी 64th में जो, या उसके पहले 63rd में, 62nd 60-62 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो हम लोगों ने एक बुकलेट में, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, वो एक जगह कराया हुआ है, उसका कलेक्शन कराया हुआ है। और फिर आज सुबह में हमने व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में हमने जितने बीपीएससी 64th में करीब 50 से ज़्यादा, माने करीब हमें तो लग रहा है 50 क्या 100 से ज़्यादा लोगों का जो उनसे मॉक इंटरव्यू में, जो उनसे बीपीएससी में इंटरव्यू में जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया, वो सारा क्वेश्चन हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। क्यों शेयर किया अभी उसको बताता हूँ। एक वहाँ पर अभी RAS का इंटरव्यू चल रहा है, राजस्थान PCS का इंटरव्यू चल रहा है, तो वहाँ पर भी वहाँ के 2-2 3-3 व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ, जिसमें कि करीब 250, 250, 240 इस तरह से लोग उसमें हैं। अजमेर का एक इंस्टीट्यूट है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ, एक श्रीगंगानगर का है उसमें, एक जयपुर का है उसमें, मैं 3-3 व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, 3-3 संस्थाओं के। तो वहाँ पर भी जो लोग इंटरव्यू दे के आ रहे हैं वो अपना जो उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं।
वो चीज बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक है कि चार लोग अगर एक साथ बैठते हैं तो कौन सा कंटेम्प्ररी इशू वो टच करते हैं, क्या वो किसी बीटेक वाले से वो क्या पूछते हैं, ठीक है, उनके दिमाग में कौन सा जो अभी नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज है, तो ये नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पैनल कौन से क्वेश्चन को उठा रहा है, इससे आपको एक ट्रेंड वहां पता चलेगा। तो आरएएस में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी सब करीब 50 ऐसे जो क्वेश्चन आए रहे हैं वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा उससे। अब देखो ये जो क्वेश्चन, सबसे पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन डालने का पर्पस क्या था। पर्पस इसमें ये था कि जैसे कल हमने जो वीडियो में चर्चा किया जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें आपसे मैं ये जरूर उम्मीद कर रहा हूं कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, उस एकेडमिक बैकग्राउंड में आप जानते हैं कि दो तो प्रोमिनेंट हैं। कौन कौन से? एक आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, जो आपने मान लीजिए आपने बीटेक किया या आपने ह्यूमैनिटीज के किसी से किया, साइंस से किया, जूलॉजी से किया, बॉटनी से किया, किसी भी चीज से किया ये, और प्लस आपका जो ऑप्शनल है। तो वो क्वेश्चन डालने का पर्पस मेरा ये था कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्वेश्चन डाला हुआ है उसको आप स्क्रॉल करिए, और उसमें कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका कि एक सब्जेक्ट चाहे ऑप्शनल चाहे ग्रेजुएशन का आपसे मैच करता है या दोनों मैच करता है, तो आपके लिए एडवाइजेबल क्या है कि आप अपने कॉपी में बोर्ड ने जो क्वेश्चन उनसे पूछा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, एलएसडब्ल्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा एक कैंडिडेट से, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, अच्छा पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में था, जो क्वेश्चन पूछा, जो हिस्ट्री था ग्रेजुएशन में था जो पूछा, बीटेक था जो पूछा, तो वो आप एक जगह नोट करिए, ठीक है। एक कैंडिडेट से जो पूछा, दूसरे कैंडिडेट से उसी सब्जेक्ट के दूसरे कैंडिडेट से, ज्योग्राफी आपका है, ज्योग्राफी में एक कैंडिडेट से जो पूछा, दूसरे कैंडिडेट से पूछा। आज जैसे कोई मिलने आया था तो उनका कहना था कि भाई हमसे ह्यूमन ज्योग्राफी पे ही ज्यादा फोकस किया, तो अब आपको तो पिछली बार ह्यूमन ज्योग्राफी पे फोकस किया 64th में, अब तो 65th में कोई जरूरी नहीं है कि ह्यूमन ज्योग्राफी फोकस करे, तो कहां पे फोकस करेगा? तो किसी और कैंडिडेट से किसी और जगह फोकस किए और वहां क्या पूछे। क्योंकि एक होता है ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि वो किसी विषय में कौन सा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो एकदम से फेमस जो चीजें होती हैं, जो सरफेस की चीजें होती हैं, वो जनरली कोई भी पिक करता है पूछने के क्रम में, आप देखते होंगे। तो अगर आपने इस तरीके से, अगर मान लीजिए आपके पास 100 लोगों का क्वेश्चनर यहाँ पे है और उसमें से 25 लोग ज्योग्राफी के हैं और 25 लोगों से बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप उसको प्रिपरेशन के पार्ट के रूप में अगर उसको आप नोट कर लें तो आपको दो फायदे होंगे। एक फायदा, आपको जैसे कहा जाता है ना कि बीमारी के की गंभीरता के अनुसार इलाज होता है ना, बीमारी की गहराई चौड़ाई के अनुसार तो इलाज होगा ना। बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछने का जो पैटर्न है उसके अनुसार ही तो प्रिपरेशन होगा। आप बीमारी को जानते ही नहीं है तो प्रिपरेशन क्या करेंगे? अब अगर आपका मान लीजिए इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स आपका ऑप्शनल है और मिश्रा पूरी उठा करके, और बीपीएससी में अगर जीडीपी जीवीए में डिफरेंस पूछ रहा है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम पूछ रहा है, ठीक है, या बिहार में जाएंगे तो 7 निश्चय 2.0 का कोई पूछ रहा है, ठीक है, जो जैसे स्वच्छ गांव सुंदर गांव, स्वच्छ शहर सुंदर शहर, ठीक है, इस तरीके से पूछ रहा है, तो आपको तो फिर उसके अनुसार ही तो प्रिपरेशन करना होगा ना। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई पिछले 25 लोगों से उस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन से आपको एक नेचर क्वेश्चन के बीपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का एक नेचर पता चल जाएगा, गहराई चौड़ाई, और उसके अनुसार आप उसका समाधान करेंगे, उसके अनुसार आप उसका सॉल्यूशन लेंगे। अगर आपका कंप्यूटर साइंस है, 20 लड़कों से, कंप्यूटर साइंस वालों से जो क्वेश्चन का नेचर रहा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नेचर डिसाइड करेंगे। और इसके एक और फायदा है कि जब क्वेश्चन आप नोट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको जानकर आप देखेंगे कि अरे इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन को मैं खुद जानता हूं, 80% क्वेश्चन तो मैं जानता हूं, और 80% क्वेश्चन जब मैं जानता हूं, ठीक है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आपको लगता है कि अच्छा मैं वो सटीक सेंटेंस नहीं जानता हूं जो कि बोर्ड मुझसे उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है, तो फिर आपको सेहरन होगा, और उस सेहरन में होगा कि आप उसका फिर वो आंसर, इंटरव्यू आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि एज ए इन्हीं से फर्स्ट पार्ट के रूप में, और इसमें हमें लग रहा है कि आपको कम से कम 1-2 दिन समय लग जाएगा। हम लोग आस्था ये सही इतने मैटर आपको इस तरह के क्वेश्चन दे देंगे, इतने कैंडिडेट का। पीछे के जो बुकलेट अभी जो ये बोर्ड पे था, उस बुकलेट में कम से कम हमें लग रहा है कि सैकड़ों लोगों से, और 64th में सैकड़ों लोगों का, तो ये 200-250 लोगों का क्वेश्चनायर हम आपको दे देंगे, हम लोग दे देंगे यहाँ से। और उससे अगर आप स्क्रॉल कर करके उसको देख करके अगर आप अपने लिए एक
अपने सब्जेक्ट का, अपने ऑप्शनल का अगर आप क्वेश्चनायर तैयार कर लेते हैं और उस पर और फिर उसके अनुसार फिर और नई बातों का, तो फिर आपके इंटरव्यू बोर्ड में आपके प्रिपरेशन में से ही क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। फैक्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसका बोलने वाला और सुनने वाले दोनों का आंसर एक ही होता है। लेकिन कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर होता है, ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था ह्यूमन ज्योग्राफी में भी, तो उसमें वही था जो मैडम आई थी, उन्होंने बता रही थी कि भाई उनसे पूछा गया कि भाई सेक्स रेशियो पर माइग्रेशन का क्या इंपैक्ट होता है। ये क्वेश्चन उनसे, मैंने सेक्स रेशियो को माइग्रेशन कैसे डिसाइड करता है। तो आप जानते हैं कि जहाँ से माइग्रेशन, जनरली माइग्रेशन को माइग्रेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, जनरली मेल होते हैं। आप जाएंगे सिवान का, गोपालगंज का, आप देखेंगे वहाँ सेक्स रेशियो ज़्यादा है, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या अधिक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि सिवान में, गोपालगंज में बहुत बड़े पैमाने पे माइग्रेशन होता है दूसरे देशों में। अगर नोएडा होता है, मुंबई होता है, तो वहाँ तो फिर लोग अपने फैमिली के साथ माइग्रेट करते हैं, लेकिन दुबई, गल्फ कंट्रीज में कोई फैमिली के साथ तो करेगा नहीं, और सिवान में सबसे ज़्यादा बाहर माइग्रेशन होता है। तो मेल मेंबर जब माइग्रेट करके चले जाते हैं तो अवेलेबल जो सेक्स रेशियो होता है, या उससे भी ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो हमने बताया कि आप इंटरव्यू में अगर ये सेंटेंस केवल एक बोल देती कि जैसे जो रिलीजियस सेंटर्स हैं, जैसे वृंदावन है, मथुरा है, हरिद्वार है, तो यहाँ पे जाएंगे तो सेक्स रेशियो क्या होता है, कम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साधु संत हैं वो माइग्रेंट्स हैं, और मेल साधु संत ही ज़्यादा होते हैं। जो साधु वगैरह हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेक्स रेशियो रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं, जो साधु संत वहाँ रहते हैं, वो बाहर के आए हुए हैं, और बाहर से आने वालों में मेल की संख्या ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आता है कि जो कोई क्वेश्चन है, भाई चाइल्ड लेबर पर अपना ओपिनियन बताइए, चाइल्ड लेबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए क्या है, चाइल्ड मैरिज के बारे में अपना ओपिनियन बताइए, चाइल्ड मैरिज के लिए रोकने के लिए कौन से कानून हैं, कौन से उपाय हैं, इसके बारे में। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई आइडियल आंसर नहीं है, तो ये क्वेश्चन पहले रहेगा, तब तो आइडियल आंसर ढूंढा जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है तो मैं आइडियल आंसर कहाँ से ढूंढूंगा। और ये अचानक जब बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, और आप इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं कि आप उसका, तो क्या करेंगे, वो फिर आपके आंसर को, टाइम अपना खराब नहीं करेंगे आंसर को। हम लोग जो जैसा कि अब क्वेश्चन को देख के भी आपको पता चलेगा, तो उसमें था कि वो सर वो बोलने ही नहीं देते थे। हम लोग भी अस्थायी इसमें जो पहला मौका होता है उसमें बोलने नहीं देते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि हम लोगों का जो एक पैटर्न है कि भाई आप तो यही जानना चाहते हैं ना कि मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मुझसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप जानने के लिए आए हैं, आप अपना बताने के लिए नहीं आए हैं पहले मौके में, दूसरे तीसरे मौके में। तो पहले मौके में जो आप कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, तो हम मौके में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पूछ के 5 मिनट नहीं आंसर देने का जवाब, आंसर देने का मौका आपको नहीं दे सकते, हमारी भी टाइम कंस्ट्रेन होती है। तो हम क्या करेंगे, उतने देर में ही आपके बायोडाटा से जितनी बात निकलते हैं सारे से 4-4, 6-6, 4-4, 5-5 क्वेश्चन हम पूछ लेंगे, जिससे कि आपको लग जाए कि हाँ मेरा जो बायोडाटा है उसके इतने पार्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस नेचर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जिस नेचर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो नेचर के क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा हुआ है, और उसके आपके पास लिस्ट है उस तरह के प्रश्न का, आप उसके अकॉर्डिंग और फिर नई बातें। और उसी क्रम में हम लोग बोलते हैं कि जो बेसिक बुक है, उस बुक में आप आश्चर्यजनक रूप से जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो बेसिक बुक है उसमें सारे के सारे, जैसे बार बार हमने पिछले बार 64 के इंटरव्यू में क्या किया था, क्योंकि अब इंटरव्यू के प्रिपरेशन कराने में अगर मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड मॉडल अगर फॉलो करने लगूँ, तो बिहार में इतने लोग, बच्चियाँ होती हैं, इतने इनफॉर्मल हैं, वो इतने कमज़ोर बैकग्राउंड से आकर के मेहनत करके वो मेंस पास करी हुई हैं और इंटरव्यू जीवन में पहली बार दे रही हैं, और वहाँ जाकर के मैं स्टैंडर्ड मॉडल पर उसका इंटरव्यू, तो वहाँ पे क्या होता है, इनफॉर्मल प्रिपरेशन। और इनफॉर्मल प्रिपरेशन में एक सीनियर के नाते, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के नाते हम वो बात बोल जाते हैं कई बार जो कि नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलने का मतलब ये हुआ, जैसे बेसिक बुक पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, विच आर्टिकल रिलेटेड विथ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे लक्ष्मीकांत की जरूरत नहीं है, क्या आर्टिकल 368 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के सारे भाग में संशोधन किया जा सकता है? ठीक है, अगर नहीं किया जा सकता है तो किस केस से वो रिलेटेड है? तो आप ये इसके लिए बहुत कुछ जानने की जरूरत, लक्ष्मीकांत जानने की जरूरत नहीं है। इसके लिए केशवानंद भारती मामला के लिए आपको बेसिक बुक चाहिए, ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन। तो फिर वो बेसिक बुक में नाम हम रख देते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये किताब, लेकिन अंदर की बात यही है
कि अगर आपका मान लीजिए कहीं एक दिन में मिलने आए थे तो बता रहे थे कि मैं टीचर हूँ, अब टीचर हूँ साइंस का, मिडिल स्कूल में आप टीचर हैं, आपका साइंस बायोलॉजी आपका रहा है सब्जेक्ट, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का और टीचर हैं आप, तो आपसे ये थोड़ी पूछेंगे कि वो कि वैक्सीन बनने में जो वैक्सीन बना, कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, उसमें किस तरह से जो गाय का जो बच्चा है उसका सीरम यूज किया गया, कैसे कैसे किया गया, वो नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। वो सिंपल सा पूछेंगे कि कौन कौन सा वैक्सीन है, या बायोलॉजी का बेसिक चीज आपसे पूछेंगे। आप टीचर हैं, आप भाई क्लास 6 के बाद के बच्चों को पढ़ाते हैं, 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो भाई आप बेसिक बात, और बेसिक बात बताने के दौरान आप, अब जो 64th वाली जो कैंडिडेट थी वो आई थी तो बता उनसे कौन है ज्योग्राफी का फादर कौन है, ऐसे ऐसे शुरू के 3 क्वेश्चन, और तीनों शुरू के क्वेश्चन वो नहीं बता पाई। सोचो, जबकि हमने 64th के इंटरव्यू के दौरान नाम रख के बोला था कि ये किताब पढ़ के जाइएगा, सब बड़ी बड़ी किताबें मत पढ़िएगा लेकिन ये किताब जरूर पढ़े। पीटी के दौरान जो बुक आपने रेफर किया था, जो नोट्स आपने रेफर किया था फैक्ट के लिए, वो पढ़ के जाइएगा एक बार, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, और उसको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4-6 घंटा का समय लगेगा। 4-6 घंटा समय नहीं दे सकते उस पर। बोर्ड में पूछ दिया कि ज्योग्राफी का फादर कौन है और आपको नाम नहीं याद आ रहा है, और शुरू में ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और शुरू में ही 3-4 क्वेश्चन बाउंस हो गया, ठीक है। और जो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक आधो डाल देंगे, वहां पर भी उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन नहीं मिला, अब ये हम नहीं बोल सकते कि भाई बोर्ड ऐसा क्यों चाह रहा है कि उसके सोच के अकॉर्डिंग हम आंसर दें, हमारा आंसर दूसरा भी हो सकता है, लेकिन ये उतना टाइम वहां नहीं है कि 5 मिनट आपको बोलने के लिए दिया जाए जिससे कि वो बोर्ड ने जो उस क्वेश्चन पर आंसर सोचा है उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकें, उतना टाइम नहीं देंगे वो। तो ऐसी स्थिति में वो ये चाहेंगे कि जो वो सोचे हैं वो आंसर वहां निकल जाए, आप बोल दें। आप अगर बोल देंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो काट करके आगे बढ़ जाएंगे वो। जैसे कई बार यूपीएससी में होता है कि कोई क्वेश्चन हमने पूछा, बोर्ड का अपनी कोई सोच है, आपने ऐसा तर्क दिया, ऐसा लॉजिक दिया जिससे कि उनका जो सोच है वो अफेक्ट हुआ, और आपके आंसर को उन्होंने अप्रिसिएट किया, उनके सोच से डिफरेंट था, वो लॉजिक स्ट्रांग था। लेकिन बीपीएससी में तो उनके पास टाइम ही नहीं है, वो तो सीधा सोच सीधा आपसे सुनना चाहते हैं, चाइल्ड मैरिज होना चाहिए कि नहीं, चाइल्ड लेबर होना चाहिए कि नहीं। अब यहाँ पे ये लॉजिक नहीं चलेगा कि चाइल्ड मैरिज क्यों होना चाहिए और उसके लिए एक्सप्लेन करना, जिससे कि इनका जो चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए का जो बिलीफ इनकी है उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकें। आपको सीधे बोलना होगा हाँ सर चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। आप एक्सप्लेन करके इसको उल्टा कुछ साबित कर सकते थे, लेकिन टाइम देंगे तब तो वो तो काट के अलग आगे निकल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में खैर, तो मैंने ये कहा, एक फर्स्ट पार्ट आपको ये बताया कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चनायर जो शेयर किया हुआ है या बुकलेट जो अब शेयर होगा, ठीक है, ये दोनों जो शेयर होगा तो उसमें से आप अपने पास एक कॉपी ले लेंगे, एक कॉपी दूसरा कॉपी, ठीक है, एक कॉपी में LSW का, मैथिली का, हिंदी लिटरेचर जो आपका ऑप्शनल है, दूसरे में जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, उस जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको इकट्ठा कर लीजिए। उसका आंसर हम लोग से पूछिए, हम लोग क्वेश्चन चाहिए, आंसर नहीं चाहिए। क्वेश्चन पहले इकट्ठा करिए, आंसर तो मिल जाएगा, इंटरव्यू आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो जो दोनों सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन वाला और ये, उसमें जो आपका जो बेसिक जो बुक हमने कहा वो बेसिक बुक को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आप अगर इसमें जाएंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर जो पूछा हुआ है, रमेश कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन? हाँ हाँ फिर से नया निकाल के उसको दोबारा डाल दो ना। और अभी जो बोल रखा था ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो एक कोई ये मनोज कुमार जी हैं जिनका दर्शन शास्त्र और LSW है, हिंदी वाला लेता हूं, फिर इंग्लिश का भी है लेकिन अभी इंग्लिश का नहीं लेते हैं, हिंदी वाला लेते हैं। अब उनसे पूछा गया, जैसे उस समय पूछा गया था कि रोल नंबर क्या है, अब नहीं पूछा जाता है, रोल नंबर भी नहीं पूछा जाता है। उनसे पूछा गया इलाहाबाद की 2 विशेषताएं बताइए। अच्छा, ये 60-62 का है जिसके कुछ पार्ट में पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए थे।
अच्छा, ये देखो क्वेश्चन कैसा है, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी है इनका, ऑप्शनल, बीए में हिस्ट्री है, ऑप्शनल ज्योग्राफी है। इनसे क्या क्वेश्चन पूछा, बिहार के स्थान के नाम पर 5 ट्रेन का नाम बताइए जो लंबा चलती हो ट्रेन। ये क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, 5 ट्रेन का नाम बिहार के स्थान पे है, जैसे मगध एक्सप्रेस है, ठीक है, या वैशाली एक्सप्रेस है, ऐसे ऐसे 5 ट्रेन, 5 का नाम बताइए, ठीक है। उसी तरह से देखो, 4 धर्म और उनसे जुड़े स्थान जो बिहार में स्थित हों, ये हम लोग खूब पूछते थे। गया की बात करें तो गया में ही जैसे बौद्ध धर्म का भी है, आपका वहाँ पे हिंदू धर्म का भी है, वहीं पे पावापुरी में जैन धर्म का भी है, और वहीं पे पटना में जो पटना साहिब उसका भी है, सिख धर्म का भी है क्वेश्चन। तो अब आगे देखो, अमेजन जंगल में लगी आग को इतने कवरेज क्यों मिल रहा है? उस समय आग लगा होगा, करंट अफेयर्स का होगा, ठीक है। तो ठीक है, कोई नहीं। और फिर देखो, इसमें पाकिस्तान को भारत के हवाई मार्ग बंद करने से क्या नुकसान होगा, ये चर्चा में रहा हो। पाकिस्तान से होकर के, ऊपर से होकर के पाकिस्तान ने अपना हवाई जहाज, इंडिया का हवाई जहाज नहीं जाने दे रहा था, उसके क्या नुकसान आपसे वो पूछ रहे हैं। उसी में सोच के देखो, बुद्ध का सिद्धांत पूछ रहा है, ठीक है। मध्यम मार्ग में प्रशासन का उपयोग कैसे करेंगे, पब्लिक उनका। अब ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या इसमें डीएसपी हैं और किसी अपराधी को पकड़ लाए, और क्या क्या सिचुएशनल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फिर उसी तरह से आगे बढ़िए तो देखिए, ग्रेजुएशन कब किए, कहाँ से किए, तब से क्या कर रहे हैं, जॉब से रिजाइन की, कोटा में पढ़ाई कैसे अलग है इंडिया से, कोचिंग इंडस्ट्री पटना में कैसे बढ़ेंगी, कोचिंग एजुकेशन को कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, डेटा कैसे जनरेट हो रहा है, डेटा प्राइवेसी क्या है, डेटा लोकलाइजेशन क्या है, फिशिंग एंड स्कीमिंग क्या है, कंप्यूटर इनका क्या था सब्जेक्ट, अच्छा इसका इनका नहीं आया है, इसमें डिटेल उनका सब्जेक्ट नहीं है। स्किल इंडिया क्या है, इसका इंपैक्ट बताइए, सीधा सीधा, ठीक है। अब देखो, अगर लेटेस्ट ही ले लें, लेटेस्ट कैसे निकलेगा, लेटेस्ट अभी 64 का अगर ले लें, इंटरव्यू अच्छा ये है। अच्छा, अभी ये पैनल आपको हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे कि बीपीएससी में जो अभी प्रेजेंट पैनल है, वो पैनल का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी, क्योंकि ऑलरेडी एक राउंड में इंटरव्यू ले लिया, ठीक है। दीप्ति मैम हैं, चाहे अशोक कुमार शर्मा जी हैं, चाहे करीमी साहब हैं, तो ये जो लोग भी हैं, इनका नेचर क्या है, जो आर के महाजन जी जो चेयरमैन हैं, उनका ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे इंटरव्यू, जो 64 का इंटरव्यू जिन लोगों ने दे रखा है, सारे पैनल वालों से एक एक से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उनको अपने साथ ऑनलाइन जोड़ लेंगे, और ऑनलाइन जोड़ करके, ठीक है। तो उसी में देखो, जैसे ये 7/12 को ये इंटरव्यू हुआ, और इनसे क्या पूछ रहे हैं, अशोक कुमार शर्मा जी क्या पूछ रहे हैं, व्हाई चेंज द ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस है तो यहाँ सब्जेक्ट क्यों चेंज कर लिए, बीटेक है तो यहाँ क्यों चेंज कर लिए, एलएसडब्ल्यू क्यों ले लिए, इस तरह का। इंडिया बांग्लादेश डिस्प्यूट क्या है, साउथ चाइना सी, चाइना डोमिनेटिंग, स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, क्रीमियन, अच्छा इसका इनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, ऑप्शनल ज्योग्राफी है, ठीक है। मीडिया रोल ड्यूरिंग कम्युनल वायलेंस, उस दिल्ली का कम्युनल वायलेंस हुआ होगा उस समय। 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच हेड क्वार्टर नॉट इन दिल्ली, ऐसे 2, ये बड़ा 2-3 लोगों से, कई लोगों से ये पूछा गया कि 2 ऐसे डिपार्टमेंट्स का नाम बताइए जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है। उसमें एक था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसका बार्क मुंबई में है, और दूसरा था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग, जिसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है, इसरो कैंपस में है, ठीक है। तो ये 2 ऐसे डिपार्टमेंट थे जो बाहर थे। अदरवाइज जाएंगे तो अब क्रीमिया वाला उस समय हुआ था। उसके बाद जाएंगे हाउ टू रिड्यूस रेप केसेज इन कंट्री, इस थोड़ा सब्जेक्टिव है, अगर टू द पॉइंट बेस्ट ऑफ इसका आंसर सीधे बता देंगे तो वो, अदरवाइज अगर आप स्टोरी बिल्डिंग करने की कोशिश करेंगे तो काट देंगे वो,
ठीक है, नहीं सुनेंगे। मी टू मूवमेंट क्या है, रोल ऑफ यूएनओ, यूएनओ फॉर्मेशन, वर्ल्ड वार 1-2, चूंकि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस भी शायद होगा इस कैंडिडेट का ऑप्शन, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड में जरूर होगा। अमेरिका पावरफुल आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार, गांधी जी रोल इन फ्रीडम ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, ये हुआ। तो सोच के देखिए, इनसे 15 क्वेश्चन पूछा गया है और हमें लग रहा है कि 10-12-15 मिनट के आसपास इनका इंटरव्यू हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इनका है, 15-17 मिनट इनका इंटरव्यू चला है। एलएसडब्ल्यू इनका ऑप्शनल है, और इनसे क्या क्या, नो क्वेश्चन आस्क फ्रॉम एलएसडब्ल्यू। इनसे वैक्सीन और कोविड वैक्सीन के बारे में पूछा गया। टाइप ऑफ टेस्ट, कौन कौन से कितने तरह के टेस्ट होते हैं, हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा शेयर किया था। विच वैक्सीन गॉट अप्रूवल, ये भी उसमें हो गया। ये 26 जनवरी को चीफ गेस्ट इंडिया क्या क्या है ये। उसके बाद वाईफाई क्या है, लाईफाई क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है तो सर्वर हाउ टू वर्क, ये तो ये सोच के देखो, इनसे इतने सारे के सिचुएशनल क्वेश्चन, साइमन कमीशन क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। ये दिखाना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का नेचर से देखो आप, तो इस नेचर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एलएसडब्ल्यू है, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको बहुत एडवांस नॉलेज की जरूरत है किसी भी क्वेश्चन को जवाब देने के लिए, अपने सब्जेक्ट का हो चाहे आप अपने आपके सब्जेक्ट का हो चाहे कंटेम्प्रेरी इशू हो, ऐसा सच कोई बहुत एडवांस नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो ये जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जल जीवन हरियाली जो बिहार गवर्नमेंट का है, ये सारा का सारा जो इनसे पूछा गया, ठीक है, इसमें चाइल्ड देखो, चाइल्ड लेबर का डेफिनेशन क्या है, कैसे है, रिमेनिंग ऑफ, ठीक है, ये सारे के सारे देखेंगे तो देखो इससे इतना सारा हिस्ट्री है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ओके, बैठ जाइए, आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, यस सर, क्या है आगे मार्क्स निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। अच्छा कार्तिकेयन, आपने लाइफ का 3 अचीवमेंट बताइए, आपके कॉलेज स्टडी में गवर्नमेंट का कितना खर्च हुआ होगा। उसके बाद सेकंड मेंबर, एंशिएंट हिस्ट्री में कौन रूलर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, पर आपको पता है अशोक का कितना भाई था और 99 भाई और क्या क्या। अच्छा ये बताएं कि आप कि नेपोलियन के बारे में क्या जानते हैं। अच्छा, इंडिया एंड पाकिस्तान की संधि एग्रीमेंट बताइए सिंस 1947। क्या सोचते हैं गांधी एंड अम्बेडकर अबाउट वो डिप्रेस सोसाइटी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है। अब सोच के देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका ऑप्शनल, जो आपका ग्रेजुएशन क्वेश्चनर बनाइए, बेसिक बुक को एक राउंड जरूर देख जाइए, आपके लिए ये होगा। तो ये मैं एक आपको इंटरव्यू का एक बैकग्राउंड दिखाना चाह रहा था कि आप जैसे बीमारी की गंभीरता बताना चाह रहा था, जैसे कि आगे आप मूव कर सकें। तो ये हम लोगों का एक पक्ष था। अब इसको छोड़ लीजिए, हम लोग यहां से निकल के अपने रोड मैप पे आ जाते हैं। कोई नहीं, अब हो गया काम हो गया, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए। तो हमने ये कहा कि भाई आस्था इसमें, तो एक आस्था इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं हम लोग, क्या हम लोग करने जा रहे हैं। यहां पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं आगे। तो एक तो ये जो एकेडमिक वाला पार्ट है, प्रिपरेशन है, उसको ओके करेंगे। जैसे कि आपने क्वेश्चन का नेचर देखा, अब हम लोगों से अगर आंसर पूछ लेंगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का आंसर हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अपने से भी आप आंसर क्रिएट करिएगा, ठीक है। दूसरा होता है मॉक इंटरव्यू वाला, ठीक है। तो ये जो मॉक इंटरव्यू है, तो ये 3 मॉक इंटरव्यू हम लोग यहाँ पे करेंगे, और उसमें फर्स्ट मॉक रिगरस होगा, और फर्स्ट मॉक में आपको आपकी कमी बताई जाएंगी, आपको उसमें खराब परफॉर्मेंस से आपको दुखी नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर पैनल में, अगर बोर्ड जो बैठा हुआ है, अगर आपके बायोडाटा के सारे पार्ट को कवर नहीं किया, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आप बोर्ड को बोल दीजिए कि सर मुझसे इस सेक्शन पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्योंकि अगर मान लीजिए बाय द वे कोई मिस हो जाता है, तो अदरवाइज हम लोग कभी मिस नहीं करते हैं। बायोडाटा के सारे पार्ट पे क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं, जॉब से लेकर के, सब्जेक्ट से लेकर के, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से लेकर के, इंटरव्यू का जो फ्लो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है तो मॉक इंटरव्यू में। तो और दूसरा तीसरा मॉक इंटरव्यू फिर अच्छा होता है, उसमें अच्छा परफॉर्म होता है। मॉक इंटरव्यू में फिर एक है टेक्निकल असिस्टेंस वाली बात है, ऑफलाइन भी करेंगे मॉक इंटरव्यू। दिल्ली में ऑफलाइन खुला हुआ है, तो ऑफलाइन मॉक जो दिल्ली में रहता है वो ऑफलाइन में मॉक दे सकता है, ठीक है। और जो बाकी जो अदरवाइज जो भी ऑनलाइन में होगा, जूम के थ्रू, जूम से जुड़ करके आप, बड़ा अच्छा होता है। 64 में हम लोगों ने, आपने जाना, काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया, तो 64th का ऑनलाइन ही हुआ था। जो जहाँ था, पूर्णिया से लेकर कटिहार से लेकर के जो जहाँ था, कैमूर से, औरंगाबाद से, हर जगह से लोगों को जोड़ करके हम लोगों ने ऑनलाइन इंटरव्यू ले लिया था। जूम से तीनों इंटरव्यू लिया था। ऑफलाइन भी हो जाएगा, एक होगा। प्लस उसका जो आपका मॉक इंटरव्यू है वो आस्था इसके ऐप पर और मोबीसाला ऐप पर भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। वहाँ से भी आप अपने मॉक इंटरव्यू को देख भी सकते हैं, और ठीक है,
देख भी सकते हैं, और किसी को दिखाना चाहें तो कि आपका कैसा मॉक हुआ है, आप उसको भी कर सकते हैं। तो ये बात है। और नेक्स्ट, ये जो क्लासेज हैं वो भी सारे रिकॉर्डिंग में रहेंगे, जिससे कि कभी अगर आपको दोबारा देखने का मन करे तो देख लेंगे। पर्सनल इंटरेक्शन का है, आप हमने कहा कि आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेज दीजिए कि भाई अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 सर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जितना आप जानना चाहते हैं सबको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में रिकॉर्डिंग कर दीजिए। एक ही वीडियो, एक ही रिकॉर्डिंग बनाइए, उसमें सारे क्वेश्चन को एक एक करके कर दीजिए, रिप्लाई कर देंगे टाइम के अनुसार। ठीक है, थोड़ा 2-4 घंटे का टाइम हो सकता है, डिले हो जाए, लेकिन रिप्लाई कर देंगे उसका आंसर का। और उसके बाद फिर कई बार रात में हम लोग क्या करेंगे, पर्सनल भी आप क्वेश्चन अपना रेडी रखिए, वो जूम पे मीट कर लेंगे, 15-20 लोग जुड़ करके, उसमें भी जितने लोगों का क्वेश्चन होगा उस तरह से डील कर लेंगे। तो एक तो पर्सनल वाला है, दूसरा मॉक पैनल रहेगा, पैनल आपका ऑफलाइन ऑनलाइन इंटरव्यू लेगा। और बाकी क्लासेज हैं, क्लासेज में अभी शुरू में जो भी 3-4 दिन का क्लास मैं लेता हूं, और लेकर के आपको कुछ इसमें से जो जो इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, या आप अपनी तरफ से भी कोई, अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे आप उसको भेज दीजिए, व्हाट्सअप नंबर रहेगा, उस पर आप भेज दीजिए, हम प्रिंट आउट निकाल के आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर देंगे। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से जो भी इशूज आते हैं, जैसे एक तो पार्ट है कि जो प्रोफेशनल पार्ट है, जो बिहेवियरल पार्ट है इंटरव्यू का, कैसे आज इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें, बोर्ड के अंदर क्या है, वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो हम आपको बता देंगे, जो पास्ट में हमने लोगों को गाइड किया है और वो जाकर के वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म किए हैं, उसका पालन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको आपके साथ शेयर कर देंगे एक्सपीरियंस। और फिर दूसरा होता है कि ये जो दूसरे जो बाकी लोग हैं सब्जेक्ट वाइज, आगे जो करंट अफेयर्स के जो बाकी और जो सीनियर मोस्ट एक्सपर्ट्स हैं यहाँ के, जो वो लोग आकर के एक एक करके एक एक दिन जूम के थ्रू। अदरवाइज फिर जो ब्यूरोक्रेटिक जो पार्ट है उसमें, जिससे डीएसपी दो एक डीएसपी से आपका इंटरेक्शन हो जाएगा। 64th पैनल में जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो अलग अलग पैनल के जो 5-6 पैनल हैं, जो हेड हैं, हर पैनल के एक एक 2-2 लोगों का उनका लेकर के आपसे इंटरेक्ट करा देंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि वो जो पैनल है, वो पैनल आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उसका क्या अप्रोच रहता है। ठीक है, तो पैनल एक्सपर्ट्स के जो अशोक शर्मा सर के बोर्ड में जो इंटरव्यू दिया है, उनका अशोक शर्मा सर के बोर्ड के बारे में उनका एक्सपीरियंस हम लोग 64th के जो लोगों ने दे रखा है उसके उनसे वो एक्सपीरियंस ले लेंगे। प्लस जो आरडीओ है, प्लस जो पोस्ट आपका है, उसके अकॉर्डिंग भी पोस्ट प्रायोरिटी के बारे में और किस पोस्ट का क्या रोल है उसके बारे में भी हम लोग जुड़ जाएंगे। तो ये ओवरऑल एक सिस्टम होगा। एक शाम को डेली 6:30 बजे के आसपास, 6:30 बजे डेली हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे डेली का, और उसके बाद संडे और सैटरडे में मॉक इंटरव्यू रखेंगे। इस बार संडे को मॉक इंटरव्यू, पहला मॉक इंटरव्यू संडे को होगा। इसकी सूचना आपको व्हाट्सएप में दे दी जाएंगी। और मॉक इंटरव्यू जो होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही लिखा जाता है कि भाई जो संडे को मॉक देना चाहते हैं, अपना नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और प्रिफर्ड टाइम अपना व्हाट्सएप कर दें एक पर्टिकुलर नंबर पे। वो अपना लिस्ट बना देते हैं और वो लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाता है, और उसके अनुसार ही आप अपने टाइम पे ही, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आप जुड़ते हैं। आप चाहें तो दिन भर दूसरे का जो लाइव रहता है, दिन भर दूसरे जो मॉक दे रहे हैं, आप दिन भर जूम पे जुड़ करके उनका मॉक इंटरव्यू आप खुद भी देख सकते हैं। 4 घंटा 6 घंटा जब भी आपको टाइम मिलता है, तो आप दूसरे के इंटरव्यू को, मॉक इंटरव्यू को लाइव जूम पर आप जूम में जुड़ जाएंगे, और जुड़ करके दूसरे का जो मॉक चल रहा है, उनसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्या जवाब दे रहे हैं, आप खुद भी दिन भर उसमें जुड़े रह करके सुन सकते हैं। ऐसा भी ऑप्शन उसमें रहता है। प्लस रिकॉर्डिंग भी रहता है, रिकॉर्डिंग में भी जा करके आप अपना मॉक इंटरव्यू, दूसरे का मॉक इंटरव्यू भी उसमें जा करके डेली बेसिस पे, मान लीजिए 20 लोगों का मॉक हुआ है, सारा 20 का 20 वीडियो अवेलेबल रहेगा। आप अपना भी देख सकते हैं, दूसरे का मॉक इंटरव्यू भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं। तो ये सारा टेक्नोलॉजी का भी यूज है, प्लस बाकी। अब इसमें तो ये तो सिस्टम हमने बताया। आगे का, जैसे अगर अबाउट इंटरव्यू की बात करें, तो अबाउट इंटरव्यू में देखो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, बीपीएससी इंटरव्यू की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट बात एक ध्यान रखिए, फर्स्ट जो मोस्ट मार्केबल बात है, एकदम इसको आप, जैसे कहा जाता है, गांठ बांध करके आप इसको रख लीजिए। आप बहुत अच्छा, आपने बहुमूल्य, जैसे हमने शुरू में ही कहा कि रिजल्ट आपको मिला है, और ये जो बहुमूल्य रिजल्ट है, तो इस रिजल्ट में जो आपको मिला, तो आपको भी पता है, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं कभी भी अपना पर्सनल मोबाइल नंबर किसी पीटी वाले बैच में शेयर नहीं करता हूं। मेंस वाले बैच में भी कभी अगर हो गया कुछ लोगों को, इंटरव्यू वाले में 64 में भी देखेंगे, 65 में भी देखेंगे, हमने खुद शेयर किया। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
हमारे थोड़े कष्ट से, हमारी थोड़ी निजता के बाधित होने से अगर आपको लाभ होता है तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दे देना चाहिए। और मैंने बोर्ड पे कल मोबाइल नंबर अपना लिख दिया था कि किसी को कोई दिक्कत हो तो आप उस पर कॉल करिए। 64 में भी किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो सफलता प्राप्त करी है वो एक वैल्यूएबल सफलता है, और आपका जो प्रतिष्ठा है वो निश्चित रूप से तैयारी करने वालों में ऊपर है। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो जब तक आप गेट के बाहर हैं, पैनल अंदर में है, तब तक आपके प्रति एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी रहती है बोर्ड में। पता नहीं कौन आ रहा है, बिहार का भावी अधिकारी आ रहा है, ठीक है, कैसी पर्सनालिटी, एक उत्सुकता रहती है बोर्ड में, और वो बोर्ड आपके प्रति पॉजिटिव है। क्योंकि कैंडिडेट पीटी और मेंस जैसे दो चैलेंज को ओवरकम करके इंटरव्यू देने आ रहा है। माने दिस गाय इज एन इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस गाय, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये जो लड़का है लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूं कि दोनों के दोनों क्या है, वो भाई लेबोरियस है, मेहनती है, इंटेलिजेंट है। इन्होंने पीटी मेंस 2 का चैलेंज को ओवरकम किया है और आज इंटरव्यू देने आ रहे हैं। तो जब तक आप गेट के बाहर हैं तब तक उनके आपके प्रति एक सेंस ऑफ, आप अंदर आए, पैनल के में आपके प्रति एक सेंस ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी है। कभी भी वो आपसे खराब व्यवहार नहीं करेंगे इनिशियली, आइए वेलकम, आप बैठिए। अब यहां से तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैनल में आपके प्रति एक पॉजिटिविटी है। अब जब आप चेयर पे वहां से जब जाते हैं, वहीं से आपके इंप्रेशन, जो इंप्रेशन पैनल पे है, अब वो अपग्रेड, मेंटेन और डिग्रेड होने की शुरुआत हुई, और वो इंटायरली आपके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। बोर्ड को कोई शौक नहीं है आपको डिग्रेड करने का, आपके व्यवहार पे डिपेंड करेगा कि आप अपग्रेड हो रहे हैं, मेंटेन रह रहे हैं या डिग्रेड हो रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, बड़े स्मार्ट आदमी दिल्ली मेट्रो में काम कर रहे हैं, कल भी बताया था, इंटरव्यू बोर्ड में गए और जाकर के शाम को 6 बजे, सोचो टेंशन में उन्होंने जा गुड मॉर्निंग बोल दिया। कई बार मॉक में भी देखते हैं लोग बोल देते हैं, शाम को 6 बजे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। मैंने देखा तो जैसे जब आए मिलने के लिए यहाँ पे मिठाई का डब्बा लेकर के, इस बार तो 64 में लोग थोड़े, चूंकि सब लोग बाहर हैं, दिल्ली में कम लोग हैं, बहुत गंभीर था कोरोना यहाँ का। तो हमने पूछा कि कितना नंबर इंटरव्यू में आया, तो उन्होंने कहा कि 80 नंबर। तो हमने पूछा कि 10 नंबर कहाँ कम हो गया, सीधा पूछा, क्योंकि उस पर्सनालिटी को 90 से कम नहीं आना चाहिए था। हमने पूछा कि 10 नंबर कहाँ कम हो गया, तो उन्होंने कहा कि सर ये मैंने गए तो शाम को गुड मॉर्निंग बोल दिए, और गुड मॉर्निंग जो बोले तो उस टेंशन में जब कुर्सी पे बैठे तो बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा, वो मैं सुन नहीं पाया, उसका भी आंसर बिगड़ गया। तो 2-1 मिनट लगा संभलने में, और फिर जाकर के, तो सोच के देखो, एक पर्सनालिटी है, पैनल है, कुछ जब तक गड़बड़ी नहीं करेंगे तब तक वो आपको नीचे नहीं ले जाएंगे, वो उनको शौक नहीं है आपकी गड़बड़ी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेंटेन, अपग्रेड, मेंटेन और डिग्रेड, ये इंटायरली आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। तो स्वाभाविक रूप से भाई जो भी गया है वहां, तो कोई क्यों चाहेगा कि मैं डिग्रेड हूं, ठीक है। मॉक ले रहे थे, पिछले 64 में ही मॉक ले रहे थे, ऑफलाइन में, कोई काम करता, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही था, बड़े स्मार्ट थे, 5.5 माने 6 फीट के आसपास के थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज एकदम देसी भाषा में कहूं, बिहार की भाषा में, तो लंठ की तरह था। लंठ मतलब समझते हैं, एकदम अकड़ते हुए, बोलने में भी वही, व्यवहार में भी वही। हमने पूछा मॉक में, पता नहीं भाई दो, मैं था मॉक में, मॉक पैनल में बैठा हुआ था, मैंने पूछा कि ये जो इंटरव्यू का मौका मिला है वो गलती से तो नहीं मिल गया है, और गलती से नहीं मिला है तो आपको पता है कि आपने इसके लिए कितना मेहनत किया था मेंस के दौरान, ऑफिस का टाइम काट करके, फैमिली का टाइम काट करके, हैं, जिस टाइम पे आपको मनोरंजन करना था उस टाइम पे पढ़ के आपने कितना मेहनत किया था इस रिजल्ट के लिए, और इसी पर्सनालिटी के साथ आप इंटरव्यू देने जाएंगे, इसी के लिए मेहनत किए थे। इस पर्सनालिटी पर ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार पे आपको कितना नंबर पैनल देगा। इस पैनल के साथ, इस पर्सनालिटी के साथ आप डीएम के साथ मीटिंग में जाएंगे, या जो अन्य जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग में रहेंगे। लोगों ने समझा बात को, और दूसरा तीसरा मौका आते आते फिर सर नमस्कार माने हो गए, और पैनल में जा करके, अच्छा माने भाई कोई भी बिहार में वो सीनियर है आपके घर के, तो अब यहाँ पे है कि कैसे माने हर आदमी चाहता है कि अपग्रेड हो। अपग्रेड का मतलब होता है 90+ मार्क्स,
मेंटेन का मतलब होता है कि भाई 70 से 90 के बीच में, ठीक है, और 70 से नीचे या 60 से नीचे, ठीक है, बोर्ड डिग्रेड किया है और बोर्ड नहीं चाहता कि आप क्वालिफाई करें। मेंस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स आया है तो क्वालिफाई कर जाएं तो अलग बात है, और बहुत कम होता है जब 60 नंबर से कम आया हो और इंटरव्यू से में और फाइनल सिलेक्शन हो जाए, बहुत कम होता है। तो 60 से कम आने का मतलब डिग्रेड हुए हैं, पैनल नहीं चाहता है। आपने कुछ जरूर कोई मेजर गलती करी है। और एक कैंडिडेट थी जिनको 45 आया, तो 45 आया तो मैंने सीधे सीधे पूछा कि देखो 2 बातें आपके साथ गड़बड़ी हुई होंगी जिसको सुधारना होगा। एक, एटीट्यूड, जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें एरोगेंस नहीं होना चाहिए बिहार में, क्योंकि पीसीएस अधिकारी में एरोगेंस की किसी भी पर्सनालिटी में एरोगेंस अच्छा नहीं होता है, और पीसीएस अधिकारी के रूप में तो एरोगेंस, तो फिर कैसे ऊपर के अधिकारियों के साथ काम करेंगे? तो एरोगेंस नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट में एक सर्टेन लेवल ऑफ एरोगेंस दिख रहा था। अब ये था कि भाई 64th में फेल्योर के कारण, लेकिन ओवरऑल बात करने में ऐसा लग रहा था कि नहीं, पहले भी ऐसा रहा होगा, क्योंकि बोर्ड ने 45 दिया है तो इसका मतलब अब कवर अप करने से काम नहीं चलेगा। 45 मिला है, वो रियलिटी है, और उसमें गलतियां 2 तरह हुई होंगी। एक गलती हुआ होगा कि पर्सनालिटी में एरोगेंस, और दूसरी गलती हुई होगी कि जो आंसर है उस आंसर में कहीं कोई रेडिकल कुछ चीजें आई होंगी, और उस रेडिकल में कहा जाता है कि वो बोर्ड ये मान के चल रहा है कि ये जो सोच है वो सोच अधिकारी के रूप में सुटेबल नहीं है। कुछ आंसर ठीक नहीं आए हैं, गलत नहीं, गलत कुछ फैक्ट गलत होने से नहीं काटते हैं वो, 5 नंबर 4 नंबर काटेंगे, 45 नहीं देंगे। 45 तो 2 ही स्थिति में देंगे, पर्सनालिटी में एरोगेंस दिखा है और आंसर में भी वो एरोगेंस आया है, और जो एक बैलेंस आंसर होना चाहिए वो आंसर मिला नहीं, 45 दे दिया। और उसका मीनिंग हुआ कि बोर्ड चाहता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, तब 45 दिया है। और बहुत ऐसे रेयर केस में हुए हैं कि 60 से कम नंबर पे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, 60 से ऊपर। अदरवाइज 60 से लेकर के मान लीजिए 80, 60 से 80 मान सकते हैं, 20 नंबर का रेंज लीजिए, मेंटेन, 60 से कम डिग्रेड, और 80 के ऊपर, 80 से लेकर के 95 के बीच, 95 के बीच में अपग्रेड हुआ, और 95 के ऊपर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है, मिलता भी है। 120 में 105, 106 तक नंबर मिला है लोगों को, 100 नंबर तक मिला है लोगों को, तो वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है। अदरवाइज 80 प्लस सिलेक्शन करा देता है, ठीक है। तो ये अब कैसे होगा ये, ठीक है। तो एक तरीका ये हुआ कि बिल्कुल नोबल पर्सनालिटी, माने अच्छे से वेल ड्रेस्ड हैं। अब वेल ड्रेस्ड में आता है कि अभी जैसे गर्मी का है, जुलाई के लास्ट में इंटरव्यू होगा, डेटा, तो उसके बाद आप कोट पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। लड़कियों के लिए कोई, जैसे जाड़े का जो 64 का इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें तो ब्लेजर हम लोग रिकमेंड करते थे कि ब्लेजर पहनिए, माने स्मार्ट लगिए। लेकिन अब लड़कियों के लिए तो भाई कि भाई अपना साड़ी का प्रैक्टिस करें, साड़ी बिहार में एक डिसेंट है अभी से ही, कोई पुराना साड़ी लेकर के पहनना शुरू करें अगर साड़ी पहनने की आदत नहीं है तो। अदरवाइज साड़ी पहनने की आदत है तो फिर कॉटन साड़ी चलता है, ज़्यादा ग्लेजी नहीं होना चाहिए, बॉर्डर ब्यूरोक्रेटिक। 2-4 आप गूगल में जाकर के 2-4 IAS का, 2-4 PCS का, चाहे जो भी कुछ फेमस ब्यूरोक्रेट्स हैं, गूगल इमेज से उनका साड़ी देख लीजिए, कैसे साड़ी पहनते हैं, फॉर्मल ड्रेसेस कैसे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉटन होना चाहिए। छोटे बॉर्डर वाला अगर हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो हो जाता है, साड़ी से ही चल जाएगा, आपको ऊपर से ब्लेजर वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेल मेंबर हैं वो कोट पहन सकते हैं, अपना कोट लिए, कोट को, बाहर में गर्मी है, बाहर में बरसात है, आप लेके जाइए, वहां जहां पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पे AC है, और वहां पे आप कोट को बाहर रखे हुए, जब पैनल में जाने लगे तो आपने कोट को पहन लिया, अच्छा लगेगा। टाई पहनते हैं, कंफर्टेबल हैं तो पहनिए, क्योंकि अब जो BPSC में इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो बिल्कुल अब वो नहीं है कि धरती पुत्र वाला कंसेप्ट नहीं रह गया है, अब स्मार्ट लोग जा रहे हैं, तो आप भी इस तरह से ड्रेसेस को पहन सकते हैं। तो एक हुआ कि भाई वेल ड्रेस्ड हैं, ठीक है। दांत वगैरह, मान लीजिए कई बार लोगों के पास दांत वगैरह है, उसको साफ करा लें, एकदम साफ करा लें। किसी को अगर मान लीजिए पान परा गुटखा कुछ खाने की आदत रह गई और दांत में वो दिख रहा है, एकदम से डेंटिस्ट के पास जाइए, 100, 200, 400 रुपये लेते हैं, साफ कर देंगे दांत को। जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अवसर है वो, जहाँ पे बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, उसके लिए इतनी तैयारी, खराब तैयारी नहीं है। दांत वगैरह है उसको साफ करा लीजिए बिल्कुल, जिसका जैसा भी है। तो ये हो गया। उसके बाद जाते हैं तो एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में आप उनके सामने प्रेजेंट हुए। नमस्कार विश करने का जो तरीका है, अपने कंफर्टेबल, जिसमें कंफर्टेबल हो, हमने कहा था कि बिहार में भाई प्रणाम अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो उसको लेके अब गए, वहाँ पे खड़े हुए, बैठे, बोलने के अनुसार पानी पीने के लिए बोला, नहीं पानी पिया आपने,
पी सकते हैं, नहीं भी पी सकते हैं, नहीं पीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, बाहर से ही पी के जाइए, ठीक है। तो और उसके बाद नहीं सर मैं, ठीक है सर मैं कंफर्टेबल हूँ। और उसके बाद अब यहाँ से कहानी शुरू होती है अपग्रेड होने वाली, और मेंटेन होना और डिग्रेड होना। तो पहले डिग्रेड होने वाली बात बोल दें कि कब डिग्रेड होगा। एक, ये जो पर्सनालिटी पहना ओढ़ावा बिना पूछे जाके बैठ गए, ठीक है। बोर्ड के साथ वो सिचुएशन बोर्ड का है, बोर्ड के गर्दन तले आपका पैर है सिचुएशन का बॉस मालिक बोर्ड है। जब बोलने देगा तब बोलेंगे, जब नहीं बोलने देगा तो नहीं बोलेंगे। एक बोर्ड मेंबर ने क्वेश्चन पूछा, आप रिप्लाई कर रहे थे, तब तक दूसरे बोर्ड ने मेंबर ने कुछ पूछ दिया, एकदम रुक जाएंगे। कितनी भी अच्छी बात बोल रहे हो, आपको लगता है कि इसको बोल देने से मेरा 100 पार कर जाएगा, लेकिन बोर्ड इंटरफेयर कर चुका है, कोई दूसरा मेंबर इंटरफेयर कर चुका है, एकदम रुक जाएंगे। ये नहीं कि एक मेंबर के उत्तर जो मेंबर पूछे आप उसका उसी को बाकी मेंबर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एक मेंबर ने क्वेश्चन, वो उनके बात की, मेरा क्वेश्चन का जवाब दे रहा था तो आप बीच में क्यों इंटरफेयर किए, वो उनका मैटर है, लेकिन आपको रुक जाना है। आधा बोले, एक सेंटेंस बोले, 2 सेंटेंस बोले, बोर्ड ने रुक दिया तो रुक गए। बोर्ड अगर मेंबर कोई भी बोलने लगा बीच में, आप रुक जाइए। बोर्ड के साथ कभी भी बराबर की बातचीत नहीं होती है। बराबर की बातचीत का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि आप तक माने आप गले में गला मिला रहे हैं, बोर्ड कुछ बोल रहे हैं, आप भी उसमें बोल रहे हैं हाँ सर, जी सर, ये सब नहीं होता है। माने आप एक ये हुआ जो बोलने के लेवल पे। दूसरी बात है कि वो तो मॉक में कई बातें आ जाती हैं, कई सारे लोग तकिया कलाम इस्तेमाल करते हैं, नहीं सर, जी सर, नहीं सर, इस तरह से नहीं, माने निगेटिव वर्ड। और उसके बाद एक और आता है कि बोर्ड ने जैसे कल ही बताए थे कि प्रेमचंद के स्टोरी को अगर शिवपूजन सहाय को बता रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का कुछ अगर उनको ये जो हरिवंश राय बच्चन का बता रहा है, तो बता रहे हैं तो बोर्ड हमेशा सही है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कुछ का कुछ बोल रहे हैं। आज जो बिहार के 53-55 में डीएसपी बने थे मनोज पांडे, कहीं होंगे, बेस्ट डीएसपी का अवार्ड मिला है। आके प्लेट टेक्टोनिक, राजवर्धन शर्मा का बोर्ड था, और प्लेट टेक्टोनिक पे आईएएस की तैयारी करने वाला स्मार्ट आदमी, और जो वो पूछे प्लेट टेक्टोनिक सही बता रहे हैं, लेकिन बोर्ड ने, राजवर्धन शर्मा ने काट दिया उसको। तब मनोज आके बताए थे कि सर, तब हमें आपकी बात याद आई कि बोर्ड हमेशा सही होता है, बोर्ड को करेक्ट नहीं करना है। हाँ सर, जी सर। मैं एक अभी बेतिया में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं राजन, हिंदी साहित्य के बड़े अच्छे जानकार, सब आईएएस का मेंस वगैरह सब दिया हुआ, और बोर्ड ने हिंदी साहित्य में कुछ का कुछ याद था कि बोर्ड को काटना नहीं है। बोर्ड इज ऑलवेज राइट, बोर्ड हमेशा सही है, चाहे बोर्ड गलत है तब भी। कुछ लोग थे, एक बार सुने थे कि कोई लगे गूगल खोल करके चेक कराने, तहस नहस कर लेंगे आप अपने लिए। बोर्ड एकदम माने एकदम 90 मैंने कहा जाए 180 अगर उधर से एकदम उल्टा बोल रहे हैं, उसके बाद भी हाँ जी सर, बोर्ड को करेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं होता है कि बोर्ड, कई बार बोर्ड चेक करने के लिए आप बताइए कि ये सही है कि गलत है, तो आप बताइए, लेकिन कोई इंटेंस वहां पे दिख रहा है सिचुएशन में कि बोर्ड मिस्टेक कर रहा है। कई बार पैनल मिस्टेक करता है मॉक में, भाई नहीं याद है, आपको याद है। अब मान लीजिए जैसे ब्रॉड गेज में 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी है, अगर क्वेश्चन पूछता है भाई 1676 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.67 से मीटर या 1.72 मीटर या कुछ और आप बोल रहे हैं, बोर्ड बोल रहे हैं नहीं इतना नहीं, इतना होता है। अब वो गूगल वहां नहीं खुलवाएंगे, हाँ सर, जी सर, मैं देख लूंगा सर। डीएम साहब हमेशा सही होंगे, आप जहां पे काम करने जा रहे हैं वहां का जो बॉस होगा वो हमेशा सही होगा, आप उसको काटेंगे नहीं। वो बाद में उसको भी समझ है कि बाद में वो चेक कर लेगा, उसकी भी अपनी अंतरात्मा काम कर रही है, वो भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन सिचुएशन में वो चूंकि बॉस हैं, बाद में उनको भी एहसास होगा, आपको भी एहसास होगा, बाद में आपका इज्जत बढ़ जाएगा अगर जब वो देखेंगे कि आप सही थे, वो गलत थे। उसी 20 मिनट के इंटरव्यू के दौरान उनको एहसास हो जाएगा कि वो गलत हैं कि सही हैं, लेकिन आपने उनका इज्जत बचा दिया उन 4 लोगों के बीच में। वो आपको लगातार आगे सपोर्ट करेंगे, और काट करके अगर 4 लोगों के बीच में अगर आपने उनको बेइज्जत कर दिया, अब इंटरव्यू लास्ट होते तक आपको परेशान करेंगे वो, और बाद में भी 5 नंबर 7 नंबर, और बीपीएससी में 5-7 नंबर। तो इस बार 8 लोग ऐसे थे जो कि कटअप पे थे और उनको नौकरी नहीं मिला। बाद में बीपीएससी ने एक्सप्लेनेशन दिया, 1 नंबर आगे पीछे जॉब नहीं मिला। सोच के देखिए,
और कितनी बड़ी बात है कि बोर्ड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर आपने पैदा कर दिया, उनको आपने उस सिचुएशन में गलत नहीं छोड़। तो एक पार्ट ये कि बोर्ड हमेशा सही होगा, उनके पैर तले आपका गर्दन है, बेहतर हो कि तो जी सर हाँ सर, जी सर हाँ सर, भाई 15-20 मिनट। दूसरी बात है कोई क्वेश्चन, अब आता है कोई क्वेश्चन, तो ये तो बिहेवियरल पार्ट में अगर आप गलती करेंगे तो डिग्रेड हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब गलत होना सही होना वो अलग बात है, हाँ फिर वहां पे है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ कोई वो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में अब नीतीश कुमार जी की वर्तमान सरकार के बारे में आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव हुआ उसमें किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था? और वहां पे आप जाकर के बोल देते हैं कि नहीं वहां से मुझे तो लगता है कि तेजस्वी जी को बनना चाहिए था, नीतीश जी बहुत दिन मुख्यमंत्री रहते हुए हो गया, नया चेहरा आना चाहिए था, नया मुख्यमंत्री आना चाहिए था। ये तो डिजास्टर कर लिया ना आपने। इतना बड़ा मैंडेट जो कि जनता ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार जनता द्वारा दिए गए वोट के आधार पे वो मुख्यमंत्री बने हैं, और आप उसको खारिज कर रहे हैं। वो चाहे कुछ भी पूछ रहे हैं, आपका जवाब ब्यूरोक्रेटिक आंसर ये होता है कि वहां से संविधान और जनता द्वारा जो संविधान सम्मत जो निर्णय दिया गया है मैं उसके साथ पूरी तरह से सहमत हूं। आप चाहे कितना भी तेजस्वी जी के समर्थक हैं, आपको जवाब ये देना है, संविधान सम्मत जो जनता द्वारा द पब्लिक व्हाटएवर पब्लिक हैज गिवन देयर ओपिनियन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आई एम विथ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, आप उसके अपोजिट में नहीं जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह के जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जैसे हुए और बिहेवियरल पार्ट हुआ, आप काट रहे हैं चीजों को, ठीक है, तो डिग्रेड हो जाएंगे। वही बात है 45, 50, 60 नंबर आ जाता है, ठीक है। बोर्ड ने अभी अब अपना क्वेश्चन खत्म नहीं किया तब तक आपने आंसर देना शुरू कर दिया, तो ये तो डिग्रेड होते हैं इस तरीके से। डिग्रेड नहीं, मेंटेन कैसे रहेगा? अगर अपग्रेड नहीं हो रहा तो मेंटेन कैसे रहेगा? मेंटेन रखने का ये सब डिसेंट तरीके से गए और जाकर के बैठ गए। बोर्ड ने कोई क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर नहीं आता था, सॉरी बोल गए। 20 क्वेश्चन पूछा गया, 5 का आंसर नहीं आया, 8 का आंसर नहीं आया, सब में अब क्या कर लेंगे? पूछा हुआ नहीं आंसर आता है, गेस नहीं करेंगे। गेस करने का सीधा मतलब होता है कि बोर्ड से आप बराबरी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ही खुद सोच के देखिए, मैं टीचर हूं, अब मेरे सामने 4 लोग बैठे हों, मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और उसमें एक कैंडिडेट है जिसको नहीं आता है, फिर भी वो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में वो गेस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? मेरे नजर में उसका क्या इंप्रेशन बनेगा? वो मेरे क्वेश्चन का इज्जत नहीं कर रहा है, मेरे क्वेश्चन का बराबरी कर रहा है, आता भी नहीं है। तो यहां तो 2 ही सिचुएशन हुआ ना, मैंने क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं आता था, आप सॉरी बोलिए, मेरा कॉलर ऊंचा हो जाएगा, क्वेश्चन पूछने वाले का कॉलर ऊंचा हो जाएगा, वो अगल बगल में देखेंगे, देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो बोर्ड को, जो कैंडिडेट को नहीं आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, ठीक है। तो जिसका जवाब नहीं आता था उसका जवाब अगर आपने सॉरी बोल दिया, जिसका जवाब नहीं है सॉरी बोल दिया, तो उससे बोर्ड का ईगो सेटिस्फाई होता है। खाली केवल अच्छा व्यवहार और जिसका जवाब आता है उसको दे करके, जिसका जवाब नहीं आता है सॉरी बोल करके आप मेंटेन रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर गेस करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया, बिहेवियरल भी गलत है, बोर्ड को गलत भी साबित कर रहे हैं, आप गलत हैं, गेस कर रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, बिना बोर्ड से परमिशन लिए ही गेस कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैं इसका, तो बोर्ड से परमिशन ले सकते हैं कि सर मैं कंफर्म तो नहीं हूं लेकिन मैं इसका गेस कर सकता हूं, अगर परमिशन देंगे तो आप कर लीजिए, नहीं करेंगे तो ठीक है कोई बात नहीं। तो गेस नहीं करें, गेस करेंगे तो डिग्रेड हो जाएंगे, और सॉरी बोलेंगे तो मेंटेन रहेंगे, और आंसर दे देंगे, बेस्ट ऑफ आंसर दे देंगे तो अपग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिसका कि जैसे बोर्ड ने कहीं मौका मिला, ठीक है, तो केवल एक ही तरीका है मेंटेन, बिहेवियर, और जिसका जवाब आता है उसका यस, जिसका जवाब नहीं आता है उसका सॉरी, मेंटेन रह जाएगा। और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन का अगर सही जवाब, बिहेवियर भी अच्छा है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन का सही जवाब भी, और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन का कुछ ऐसा थॉटफुल जवाब आपने दिया जिससे बोर्ड इंप्रेस हो गया कि हाँ ये कैंडिडेट है, ठीक है, ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, हाँ ये जवाब आपका बहुत अच्छा जवाब है, ठीक है। इंडो पाक रिलेशन पे कुछ बोला, तालिबान के ऊपर, तालिबान में जो अफगानिस्तान में तालिबान का इमरजेंस हो रहा है, रिसर्जेंस हो रहा है उनका, पाकिस्तान बड़ा खुश है, जबकि वहीं पे हिना रवानी खा रहे हैं उनके जो विदेश फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बोलती हैं कि ये तो डिजास्टर्स है, आप तालिबानियों को वहां पे करेंगे। आप देखिए जैसे अफगानिस्तान में तालिबानी इमर्ज करना शुरू किए, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है उसका तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, वहां पे फिर वो कैंसरस जोन बन जाएगा, ऑफ पाक एरिया, और पाकिस्तान में फिर वो कई जगह बम ब्लास्ट होने शुरू हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि वो तालिबानी, जो पाकिस्तानी तालिबानी है, वो कहेंगे कि अगर इमरान खान की जगह पे मेरा शासन हो जाए तो, और वो जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है इमरान खान की, उसको वो डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे। और ये इमरान खान समझ नहीं रहे हैं इस बात को। उनको लग रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने से इंडिया का जो वहां पे प्रेजेंस है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ थॉटफुल अगर जवाब आप दे देते हैं तो अपग्रेड होता है, ठीक है। और उसके साथ ही फिर एक और बात है लास्ट में, अपग्रेड करने के लिए आपने, जैसे आपका इंटरव्यू, जैसे मान लीजिए काफी दिन हो गया आपको पढ़ाई छोड़े हुए, अपने इंटरव्यू को आप अपने जॉब की ओर ले गए, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया की ओर ले गए। पूरे इंटरव्यू प्रिपरेशन में कम से कम 20-25 ऐसे टर्मोलॉजी आपने जनरेट कर दिया, याद किया हुआ। 7 निश्चय 2.0, उसमें गांव को लेकर के, उसमें शहर को लेकर के कोई प्रोविजन है, ऐसे कुछ कुछ बिहार का जल जीवन हरियाली, ठीक है, उनका। तो ऐसे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बातें, तो इस तरह का आत्मनिर्भर भारत, कोरोना पैंडेमिक में जो कुछ ऐसे टर्मोलॉजी आपने 20-25 और उसको तैयार किया हुआ है, और उसको इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू देने के दौरान आप उसको बीच बीच में डाल रहे हैं। बोर्ड अगर पकड़ लिया तो आप इंप्रेस हो जाएंगे, बोर्ड वहां भी इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी तैयारी करके गए हैं। और फिर वही बात, तो यही है, हमेशा ध्यान रखिए कि आप ही के हाथ में है। जब बोर्ड के अंदर जा रहे हैं तो अपग्रेड होना, मेजॉरिटी सही व्यवहार, बोर्ड को काटना नहीं, क्वेश्चन को गेस नहीं करना, आंसर को सही आंसर, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन का आंसर देना, कुछ इंप्रेसिव आंसर देना, अपग्रेड हो जाएगा। अच्छा व्यवहार, जो आता है यस, जो नहीं आता है नो, सॉरी, मेंटेन रह जाएगा। और खराब व्यवहार, बोर्ड के साथ आर्गुमेंट, गेस करना, डिग्रेड हो जाएगा। तो कोशिश क्या होनी चाहिए? अपग्रेड करने की, मेंटेन रखने की, या डिग्रेड करने की? तो कहा जाता है कि अगर अपग्रेड नहीं कर सकते तो कम से कम मेंटेन तो अपने हाथ में है ही ना, मेंटेन कर लेंगे उसको, और ये आपके हाथ में है। तो एक पार्ट ये जरूर ध्यान से मॉक के दौरान भी इसको एक्सपेरिमेंट करिएगा, सिचुएशन देखिएगा कि मेरे सिचुएशन किस। मॉक देना केवल आंसर देने का आंसर देने का मतलब नहीं होता है। वहां पे आप अपने प्लानिंग के साथ आए थे, और वो प्लानिंग एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, वहां आप जो सोच के आए थे, मैं ऐसे अच्छा व्यवहार करूंगा, मैं नमस्कार करूंगा, मैं प्रणाम करूंगा, बैठ के मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, सबकी तरफ देखूंगा, बीच में कोई इंटरफेयर करेगा तो मैं रुक जाऊंगा, जो नहीं आता रहेगा उसका सॉरी बोलूंगा, जो आता रहेगा उसको यस बोलूंगा, जो कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे उसका बेस्ट ऑफ जो पार्ट है उसको जल्दी, उसको सबसे पहले बोल करके बोर्ड को इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा। 10 सेंटेंस का वो एक सेंटेंस जो सबसे इंप्रेसिव था उसको बोलने की कोशिश करूंगा। ये सारे प्लान करके आकर के प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। इतना बड़ा पद है, कल अगर ये पद बिकने लगे तो लोग करोड़ों करोड़ों लाखों लाख रुपए इसमें दे देंगे। आप अपने इंटरव्यू के माध्यम से इतना बड़ा ऑक्शन जीतने वाले हैं, तो उसकी प्लानिंग करके आएंगे, प्लानिंग करके आके मॉक के सामने उसको एजुकेट करेंगे। आज नहीं हो पाया, आज ये गलती रह गई, फिर जा करके हम लोग जो बेस्ट, हम कभी इम्प्रैक्टिकल चीजें नहीं करते, बीपीएससी की जरूरत के अनुसार मॉक लेते हैं। चाहे हम लोग बैठे, मैं बैठूं, और भी जो भी लोग हैं, राकेश जी हैं, लोकेश झा सर हैं, ये लोग सब बीपीएससी वाले हैं, बिहार से बीपीएससी सिलेक्टेड हैं, 48-52 के, 53-55 के ये लोग हैं, प्लस हम लोग एकेडमिक रूप से हैं। क्योंकि हमें तो पता है कि एक आदमी जहाँ कोई कहीं मेटलर्जी से लेकर के सिविल इंजीनियरिंग से लेकर के क्या क्वेश्चन हो सकता है, सब पूछ करके आपको, जब चाह देंगे कि आपको नीचे करना है तो नीचे कर देंगे, जब चाह देंगे कि आपको मेंटेन रखवाना है मेंटेन, जब चाह देंगे अपग्रेड, ठीक है। तो जनरली फर्स्ट मॉक में कोशिश यही रहती है कि आपको थोड़ा प्रेशर में ले, आपको पढ़ने के लिए फोर्स करें। सेकेंड मॉक में आकर के फिर अब रिप्लाई करिए आप, पैनल भी चेंज हो जाता है। फर्स्ट पैनल में जो फर्स्ट मॉक में जो आपने जो पैनल देखा था, दूसरे मॉक में पैनल बदल जाएगा, तीसरे मॉक में फिर पैनल बदल जाएगा, तो ऐसा भी हुआ। ये सब चीज़ें कर लेंगे। खैर, तो एक ये बात था। अब आज कल रिजल्ट आया है, आज है, अभी टाइम है आपके पास। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का 100% आप हम लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो उसमें क्या है, दो बात है इस इंटरव्यू का। इंटरव्यू प्रिपरेशन 2 तरीके से होता है। कौन कौन से 2 तरीके से? एक इंट्रापर्सनल और दूसरा होता है इंटरपर्सनल।
इंट्रापर्सनल का मतलब होता है, इंट्रापर्सनल का मतलब स्वयं से, खुद ही, और ये होता है समूह में, इन ग्रुप। आप 24 घंटे में, अब चूंकि इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिला है, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता है तब तक आप ऑलमोस्ट सोते जागते, सोने में भी यही सपना आएगा। तो ऑलमोस्ट 6 घंटे आसपास सोना छोड़ दें, 2-1 घंटा और छोड़ दीजिए, तो 16-17 घंटा आप एक्टिवली इस मूड में हैं इंटरव्यू के। तो एक्टिवली मूड में है तो उसमें तो 2-3-4 घंटा ही तो हम लोग आपके साथ रह सकते हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा आपके साथ रह सकते हैं, बाकी समय तो आप अपने साथ हैं। तो अपने साथ में हैं तो वहां पे क्या होता है, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। उसको कैसे यूटिलाइज करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसको यूटिलाइज करने के प्रोसेस में क्या करना होगा कि भाई आपके पास क्वेश्चनायर होना चाहिए। आप सेल्फ स्टडी तो कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है। या आपने पढ़ा और उससे क्वेश्चन क्रिएट किया, या जो जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ है उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया वहां से। और क्वेश्चन आप यहां पे एक पर्सन है एज्यूम किए हुए हैं, एज्यूम एक वर्चुअल इमेज आपने क्रिएट किया, मोबाइल को रिकॉर्डिंग को ऑन करके आप सामने रख दिए, ठीक है, मोबाइल रिकॉर्ड करके उसका की सामने रख दिया है आपने, ठीक है, और सामने रख दिया तो उसमें क्या करेंगे आप। अभी एक राजीव चंद्र सिंह है, उनका 53-55 में भी हुआ था, नेवी में थे, मेरीन में थे, फिर उसके बाद 53-55 में भी हुआ ना, 56-59 में हुआ, फिर 60-62 में हुआ। 56-59 में डीएसपी थे, 60-62 में एसडीएम में हो गया था, बीएएस वाला, उन्हें एसडीएम को छोड़ दिया, जो 56-59 का डीएसपी ही कंटिन्यू किया। तो जब वो आते थे, क्योंकि वो शुरू से ही अस्थायी से जुड़े हुए थे, पढ़ाई के दौरान से ही, माने मेंस के दौरान से ही, तो जब वो आते थे तो जैसे इंटरव्यू देने के लिए बहुत अच्छा इंटरव्यू देते थे। अभी कहीं डीएसपी हैं बिहार में, तो वो अपना, जैसे सिस्टम तो यहाँ का सिस्टम तो रिकॉर्डिंग कर ही रहा है, वो अपना मोबाइल भी सेट कर देते थे। यहाँ का सिस्टम पता नहीं कब अपलोड करेगा, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, मेरा अपना कैसा गया मैं यहाँ से निकलते ही देख लूँ, दिखा दूँ किसी को। तो अपना मोबाइल अपना खड़ा कर लेते थे कि सर मैं रिकॉर्ड कर लूँ, इसको रिकॉर्ड कर लेते थे वो इंटरव्यू को। आप क्या करेंगे, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आपको तो अपना, तो उसमें क्या करेंगे, हमारा जो प्रिपरेशन हुआ, यहां पर ए को आप ही हैं, ये आप ही हैं मोबाइल, और यहां से आप रियल वाले हैं, ये तो डॉटेड वाले हैं, डॉटेड वाले आप हैं, ठीक है। यहां पे जाएंगे तो ये क्या है, ये डॉटेड वाले ए हैं वर्चुअल, और ये ओरिजिनल वाले ए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। और आप खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको यदि किसी जिले का शिक्षा अधिकारी बना दिया जाए तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी इफ यू बिकम a district education officer in a district, if you become an SDM in a subdivision in Bihar, and corona pandemic is increasing, corona cases is increasing, what will be your action plan? ठीक है। अब यहां पे जो एक्शन प्लान पूछा, तो आपने ही पूछा क्वेश्चन, ये पूछ लिया आपने, रिकॉर्डिंग सामने ऑन है और आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके पास कहां से आ रहा है, आपने क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, उसके लिए हमने ग्राउंड आपको दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन शेयर किया हुआ है आपके अपने से भी आपने कुछ आंसर क्रिएट किया, और ये जो आंसर मोबाइल में दे रहे हैं आपका एक थर्ड कॉन्शस है, वो ये चेक कर रहा है कि मैं कैसा बोल रहा हूं, बोलने का साउंड का जो पिच है वो कैसा है, बोलने में कंटिन्यूटी कैसी है, कंटेंट सफिशिएंट बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, कंटेंट का अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं, सीक्वेंसिंग, उसका कंटेंट का जो सीक्वेंस है वो ठीक है कि नहीं। और ये सब आप फ्रीक्वेंटली फ्लुएंसी के साथ आप बोल पा रहे हैं कि नहीं, और ये सब आप चेक कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है और सब आप चेक कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस भी इस बात को मॉनिटर कर रहा है कि कंटेंट कम पड़ रहा है, कंटेंट का अरेंजमेंट ठीक नहीं हो रहा है, धीरे बोल रहा हूं, फ्लुएंसी नहीं बन पा रही है, और ये सारा यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर उसको इंटरव्यू आपका ओवर हुआ 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद आप बैठ के फिर 15 मिनट को सुन रहे हैं या किसी को सुना रहे हैं, कोई घर में है तो ऐसी स्थिति में एक तो ये सिचुएशन हुआ 15-20 मिनट का, और दूसरा एक और होता है कि आप, चूंकि हमने बताया 16-17 घंटे आप उसी, तो हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में आते रहेगा
बाथरूम में गए, टॉयलेट गए, कहीं गए, आपको कोई ना कोई बातें, आप सोचेंगे कि वो आपको याद रहेगा बाहर भी, तो ये अपने आप को टॉर्चर करने जैसा, 1 मिनट के अंदर भूल जाएंगे। तो जब भी कोई दिमाग में इस तरह की बात आए, तो पहले जो आईएएस का इंटरव्यू जब होता था, तो छोटा सा एक डायरी टाइप का और छोटा सा एक पेंसिल पॉकेट में, हमेशा पॉकेट में, कोई भी बात नोट कर लिया। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बात आया उसमें नोट कर लिया। यहाँ पे क्या करेंगे, नोट नहीं कर पा रहे हैं, अगर मोबाइल है, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, 1 मिनट के लिए रिकॉर्ड कर लीजिए, मोबाइल में नोट कर दीजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग से उसको टाइप कर दीजिए, ठीक है, वो वहाँ पे रहेगा वो जब आपको। तो इस तरीके से हर मिनट में जो प्रोडक्टिविटी आपने जनरेट करी है, वो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बात इसमें से सेल्फ स्टडी का है। तो एक ये इंट्रा पर्सनल का, और कहा जाता है कि जब इंट्रा पर्सनल लेवल पे आपने अपना बेस्ट कर रखा है, अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे 50 क्वेश्चन का रिप्लाई, ऑप्शनल पे 50 क्वेश्चन का रिप्लाई, कंटेम्प्ररी इश्यूज पे, उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे इस ग्रुप वाले में, जैसे हम लोगों के साथ जब आएंगे, समूह का मतलब हुआ इन ए ग्रुप कोचिंग में, जब आप आएंगे और जब आपने किसी इशू पर सोच रखा है, कृषि कानून पे सोच रखा है या जल जीवन हरियाली पे कुछ सोच रखा है, और यहाँ पर जब उसको डिस्कस किया जाएगा तो आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आपको इनलाइटमेंट जैसा फील होगा कि हाँ ये माने अच्छा है, आपका बेस और ऊपर से जो दिया गया इंटरव्यू आंसर निकालने में मदद मिल गया। और फिर आप जब इसी ग्रुप में जब मॉक इंटरव्यू देंगे, मॉक देंगे, ठीक है, पिछली बार का था कि कुछ लोग यहाँ से जब पटना गए इंटरव्यू देने के लिए, तो शायद वहाँ पे हज हाउस है, वहाँ पे रहने होने की सब व्यवस्था थी। एक लड़का ही था, उसने आके बताया कि सर रहने के नाम पे कुछ लोग वहाँ चले गए, और वहाँ जो पैनल बिठाया गया था, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता होगा, लेकिन जो कैंडिडेट का कहना ये था कि सर पूरा बिखेर कर रख दिया उन्होंने पर्सनालिटी को। आपका भी इंटरव्यू का एक रोड मैप है, और एक दिन इंटरव्यू जब आपका सेटल्ड हो जाएगा, आप मॉक देने के नाम पर जाकर के दोबारा उसको, जिसने कहा जाता है उसको छेड़ना, दोबारा उसको बिगड़वाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अब एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू बोर्ड में जाएं, जो होगा वहां देखेंगे। लेकिन अदरवाइज मेरा लगता है कि मेरा ऑप्शनल सेटल्ड हो गया, मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट सेटल हो गया, मेरा जॉब प्रोफाइल सेटल हो गया, मेरा बिहेवियरल पार्ट सेटल हो गया, मेरा हॉबी का क्वेश्चन सेटल हो गया, कंटेम्प्ररी इश्यूज हैं उस पर मेरा सेटल हो गया। तो जब मॉक शेप ले लिया, वो उस पर आपको लगता है कि अब आप सेटिस्फाई हैं, ठीक है, सारे छोर आपके टाइट हो चुके हैं, तो अब जाकर के किसी को पता नहीं वहां जो बैठा हुआ है वो कैसी पर्सनालिटी है, किस फ्रस्ट्रेशन में आए हैं, क्योंकि उतनी सिंसियरिटी के, जितना सिंसियर आप हैं उतना सिंसियर पता नहीं वो हैं कि नहीं, और वो आकर के इस बीच में आपको लेके बिखेर दें और कई सारे ऐसे आइडिया दे दें जो कि अब इंप्रूव नहीं हो सकता, टाइम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो कहा जाता है कि जब इंटरव्यू शेप ले ले, चाहे इंट्रा पर्सनल लेवल पे, चाहे यहां से, चाहे दोनों मिला करके, तो फिर अब पढ़िए, केवल न्यूज़पेपर पढ़िए, टाइम काटिए, टाइम का, जिससे कि आपका डे आए, उस डे पे जाके आप इंटरव्यू दे आइए, निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ, पता नहीं कौन कहाँ कहाँ क्या क्या सुझाव दे करके, और डेली जो मूर्ति है वो डेली, कोई कहेगा हाथ यहाँ लगा दो, 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 अब पता ही नहीं चलेगा कि हाथ कहाँ लगाऊं। तो जब आपको लग जाए कि नहीं हाथ यहीं दोनों लगना चाहिए, तो अब इसको छेड़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये इसमें ये बात है। तो ये प्रिपरेशन वाला एक पार्ट है इंट्रापर्सनल लेवल पे। एक और बात है कि जो आपका न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप देखें उसमें कई सारे आ रहे हैं इंटरव्यू के 2-1 दिन पहले। अभी भी आपके पास खूब टाइम है। ये जो हमने बैकग्राउंड की बातें करी, ठीक है, वो एकेडमिक वाले में जो बातें करी, आपका ग्रेजुएशन सब, वो जो बेसिक बुक है, उसके अलावा भी कुछ और चीज़ों को पढ़ना, लेकिन पहले बेसिक पढ़ने के बाद, और उसके बाद न्यूज़पेपर, और बाकी डेली शाम को 6:30 बजे हम लोग मिलेंगे इस तरह के क्लास के लिए। शुरू में 3-4 दिन मैं हूँ, जिससे कि मैं इकोनॉमिक इशूज़, ये बिहेवियरल इशूज़, कई सारे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन वाली बातें, ये सब इसको सेटल कर देंगे। तब तक जो जुड़ने वाले लोग हैं अस्थायी इसमें आकर यहाँ पे सेटल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद दूसरे लोग डेली शाम को 6:30 बजे कोई ना कोई आकर के आपका सब्जेक्ट वाइज, चाहे जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो यहाँ पे बिहार के जो लीडिंग लोग हैं, वो सारे यहाँ पे रहे हैं, तो वो सब आके आपको गाइड कर देंगे।
ठीक है, जो कई जो सेलेक्टेड लोग हैं, जो सीनियर सेलेक्टेड लोग हैं पहले के, तो वो हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे देखो एक और होता है। अब एक बात जो कि सिस्टम से आपको बात करना चाहिए, लेकिन मैं भी थोड़ा सा उसको बताता हूँ। देखो, भविष्य आपका है, आप इतना इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट मिला है, इतना रिजल्ट मिला है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कई दो तरह के गाइड हैं। एक गाइड है कि आपको एक मॉक में वो बुला लेंगे, जो भी 2-3-4 लोग बैठे हुए हैं वो आपको क्वेश्चन पूछ लिए, आपसे फॉर्म भरवा लिए, आपका रोल नंबर ले लिए, डेटा ले लिए और अपने पास फ्री ऑफ, मुफ्त में हो गया, कोई उन्होंने चार्ज नहीं लिया। लेकिन अदरवाइज सोच के देखो, ये प्रैक्टिकल है कि ये सारा सिस्टम काम करे। और बीपीएससी 64 में आप जानते हैं कि हम लोगों ने अभी अपने पास 436 लोगों का लिस्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर करवा देंगे। पहले 408 का ही जारी किया गया था, बाद में उसमें और लोगों का 28-30 लोगों का और फोन आया कि सर मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। मैं भी तो आस्था से जुड़ी, मेरे पास तो एक गुस्सा के फोन है, मैं 2-3 बार ऑफिस में फोन कर चुकी हूँ, मेरा नाम अभी तक नहीं जोड़ा गया है। लेकिन फिर भी सोचो, लिस्ट हमने इसलिए जारी किया था कि भाई जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो और प्लस बाकी को एक जानकारी हो सके कि हम जो मेहनत करते हैं उसका फल क्या है। हम कमर्शियल यूज कभी नहीं करते हैं आपके फोटो का, चाहे आप कहीं नहीं देखेंगे। भाई आप जो सेलेक्टेड लोग हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो भाई हम लोग यूट्यूब चैनल पे अपना डालते हैं, यहाँ पे डाला जाता है, जिससे कि भाई जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनको पता चले कि उनका भाई सब जगह वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आस्था के यूट्यूब चैनल पे क्यों इंटरव्यू नहीं देंगे। भाई 82,000 लोग वहाँ भी हैं, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप इतने सारे हैं जिसमें 20,000 लोग, इतने सारे व्हाट्सएप, कम से कम 2500 से 30 व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, तो उसमें आपका क्यों नहीं जाएगा। आपका सिलेक्शन का जो सेलिब्रेशन है वहाँ भी जाना चाहिए। तो इसलिए अदरवाइज हम कभी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में ये वो कुछ नहीं करते हैं। तो अब इसमें ये होता है कि भाई सोच के देखो कि भाई कई बार 35 लोग एक दिन होते हैं। सुबह में 10 बजे से लेकर के रात को 9 बज जाता है, 11 घंटा मॉक चलता है। यहीं पे हम लोग खाना खाते हैं, सब लोग 8 लोग बैठ के खाना खाते हैं, 2 पैनल बैठते हैं। अब कोई एक दिन, मान लीजिए कोई अधिकारी ही है, एक दिन अगर मान लीजिए 35 लोगों का इंटरव्यू हुआ 11 घंटा 20-20 मिनट के आसपास, और वो 10 बजे सुबह में आए हैं, 10 AM पे आए हैं, रात में 9 बजे गए हैं 9 PM पे, और जाते समय मैं उनको एक अगर लिफाफा ना दूं, पैकेट ना दूं, ठीक है, तो फिर वो दूसरे दिन वो कहाँ आएंगे। एक दिन आ जाएंगे हमारे व्यवहार से, दूसरे दिन ही आएंगे। और हमने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है। जो भी पैनल के लोग बैठते हैं, एक मैंने कहा जाए उसको, ऐसा नहीं है कि उनकी क्षमता के अनुसार होता है, उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार होता है, लेकिन फिर भी एक टोकन अमाउंट उनको जरूर दे देते हैं, जिससे कि उनको भी अच्छा लगे आने में। क्योंकि हम तो लिस्ट तो हम जारी करते हैं, भाई वो तो हमारे साथ रहते हैं बस केवल। लेकिन बड़े उत्साह से, बड़े मेहनत से जाते समय यहाँ का जो लोग हैं वो कई बार जो लास्ट में इंटरव्यू में होंगे वो देखे होते हैं कि जाते समय हम लोग उनको एक पैकेट दे करके उनको भेजते हैं डेली। ये भी नहीं कि आपको 5 दिन बाद भी देंगे, 10 दिन बाद देंगे, 10 दिन मौक होने दीजिए, लास्ट दिन देंगे, ऐसा नहीं, डेली का डेली जाते समय देखे सर इसको रख लिया जाए। और ये चीज 30-30 दिन तक, 25-25 दिन तक, 30 दिन, अभी ही आप देखेंगे तो करीब हमें लग रहा है कि 300 के आसपास लोग तो ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं। तो 3-3 मॉक कराने के मतलब 900 मॉक हुआ ना, 900 कैंडिडेट का। और 900 का मतलब क्या हुआ, 30 लोगों का मॉक अगर डेली किया जाए तो 30 दिन तक मॉक होगा, इंटरव्यू तक मॉक चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कई दिन 2 पैनल, तो कई दिन 1 पैनल, तो उसका एक मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि एक एक्सपेंडिचर होता है, और वो एक्सपेंडिचर कोचिंग के पॉइंट, कोचिंग के द्वारा उठाना पॉसिबल नहीं होता है। और वो एक अमाउंट देने का मतलब ये होता है, जो टोकन मनी होता है जो आप पे करते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि फिर आप बिल्कुल अपने तीनों मॉक क्लास, जो ये टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, ये सारी चीज़ों का एक प्लस एक ग्रुप बन जाता है। और ग्रुप बन जाता है, उसमें सिलेक्शन के पहले, सिलेक्शन के बाद भी ये सब चीज़ें होती है। तो एक टोकन मनी यहाँ पर जो 64th में जो रखा गया था, ठीक है, 350, चूँकि आप सोच के देखो कि अगर 3 लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो एक दिन का एक आदमी का जो मॉक इंटरव्यू का जो एक्सपेंडिचर होता है वो 600 से 700 रुपये होता है, 700 रुपया। बाकी सारे और सब सिस्टम को छोड़ दीजिए तो 3 मॉक होते होते 2122 रुपये के आसपास केवल उसका हो जाता है। और बाकी जो ये ऐप वाले, जो ऐप पर एक्सेस मिलता है, चाहे स्टाफ वगैरह से, सब मिला जुला के एक ये एक्सपेंडिचर होता है। तो ये पूरे आपके जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है उसका एक अमाउंट यहाँ पे रखा गया जाता है, ठीक है, जिससे कि
हम लोगों में भी सिंसियरिटी बनी रहे और आप भी सिंसियर होकर के यहाँ के सुविधाओं के प्रति अलर्ट रहें और सुविधाओं को यहाँ पे लें। ये जो वो निःशुल्क सेवा जो होती है उसमें फिर 10 घंटा 11 घंटा आदमी कहाँ बैठ पाता है, एक दिन बैठेगा 2 दिन बैठेगा फिर छोड़ देगा, तो फिर चीज़ें बिखर जाती हैं और अभी बिखरना अच्छा नहीं है। 1 महीने तक एकदम युद्ध स्तर पे आपके लिए एक सिस्टम होना चाहिए जो आपके लिए हमेशा 1 महीने तक खड़ा रहे, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है तब तक खड़ा रहे। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं, ये बात है। और कुछ लोग पूछे हैं तो कल से हम लोग फिर टॉपिक पे आ जाएंगे। नहीं, जो मेंस में जो जिनका मेंस नहीं हुआ है, अब तो 86 जिनका मेंस नहीं हुआ वो इसमें शामिल होने से क्या फ़ायदा है, ये चीज़ें तो होंगी फिर आगे। जो बीपीएससी उसका 66 का मेंस पे फोकस करिए या 67 पे फोकस करिए। इंटरव्यू का तो प्रिपरेशन हो जाता है, जब बीपीएससी मेंस क्वालिफाई करेंगे तो उसमें इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो जाएगा। ये सेशन अटेंड करना उतना ज़्यादा उनके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि जिनका अदरवाइज कोई किसी को लगता है कि भाई मैं इंटरव्यू में मुझे बहुत डर लगता है, तो एक बार 2 बार वो तैयारी कर सकते हैं। करने को भाई ज्ञान बढ़ता है, इसमें बुराई क्या है। लेकिन फिर भी लगता है कि जिनका नहीं हुआ है वो 66 का या 67 के इंटरव्यू का इंतजार करें, यही सुझाव है। तो आज के लिए आज मुझे लगता है कि इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे फिर सारे क्वेश्चन के साथ। अब टॉपिक पे आ जाएंगे और टॉपिक पे कुछ इकोनॉमिक इशूज और कुछ आपके जो इशूज हैं उसको लेकर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। हाँ, ये भी सब डिटेल हम आपको तो वही बता देंगे, मैंने सारा ये जो डिटेल है वो कल बता देंगे। चाहे जो जिन लोगों ने इंटरव्यू अभी हाल में दिया है उनका भी, उनके पास आपका कोई पर्सनल डिटेल नहीं होता है। आप ही से, चूंकि आपने देखा था ये जो क्वेश्चन था उसमें तो आपने देखा तो था कि वो सिर्फ आप ही से तो इंटरव्यू क्रिएट कर रहे हैं। वो भाई कब पास किया आप, कहाँ से पास किया आप, ऑप्शनल क्या था, आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज किया, यही पूछ रहे। एक भी कोई डिटेल पर्सनल चीजें नहीं पूछ रहे। ठीक है, 4 साल के गैप के लिए हाँ जिम कोच बहुत अच्छा। चलो, तो ये सब चीजें कल पूछो, कल बात करेंगे। जिम कोच का हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप जब मॉक देने आओगे तो उस दौरान भी हम लोग बता देंगे कि आप क्या क्रिएट करिए, माने क्या गैप को फिल करने के लिए आप क्या चीज रखिए, ये डिस्कशन में हम लोग बता देंगे आपको। प्लस जो हॉबी वगैरह है उसके लिए भी जो भी डिस्कशन में चीज़ें होंगी हम लोग आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। हॉबी में क्या रखिए, जैसे आज एक थे तो बोले कि भाई कुकिंग मेरा हॉबी है। हमने कहा कि मेल मेंबर हूँ, क्या मेल मेंबर का हॉबी कुकिंग हो सकता है? हमने कहा कि जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, जितना बड़ा बड़ा भोज वगैरह होता है, सारा तो मेल मेंबर ही खाना बनाते हैं। ये तो आपने अपने घर में देखा है ना। अदरवाइज जब अब नया जमाना जो आ रहा है उसमें ये नहीं होगा कि केवल पत्नी खाना बनाएंगी और आप खाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि आप खाना बनाएंगे और पत्नी जी खाएंगी। ठीक है, 3 मॉक है। और बाकी ये नंबर नोट कर लो, नंबर पे कॉल करिएगा। कोई टेक्निकल हेल्प ऐप और इससे जुड़ा हुआ कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए तो 9540444460, ये मिथिलेश जी का नंबर है जो ये पूरे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और रमेश जी हैं टेक्निकल जो देखते हैं, ऐप वगैरह देखेंगे आपको। 23668888, इनको फ़ोन करिए। चूँकि दिन भर सब लोग बिजी रहते हैं तो थोड़ा कोशिश करिएगा 9 बजे के बाद 9 बजे तक ही फ़ोन कर लीजिए, तो ये हो जाता है। तो ये आपको कोई ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए, ये ऐप वगैरह के लिए और इनके लिए इस पे कॉल कर सकते हैं। ये आपको सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। बाकी लोग जो मोबीसाला पे हैं, मोबीसाला से भी सूचनाएं उनको मिल जाएगा, वहाँ का नंबर भी है। ठीक है, तो सब आपको मिल जाएगा। मुझसे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने कल भी बताया था 9540038080, इस पर भी कॉल करके आप अपना वॉइस कई बार मैंने थोड़ा सा दिन भर सुबह से लगे हुए हैं तो वो हो जाता है। कई बार आप वो कर सकते हैं, ऑनलाइन है ऑफलाइन सब है, आप इस पर अपना वॉइस रिकॉर्ड करके हमको भेज दीजिए। हम आपके आज भी कम से कम 20 ऐसे थे जिनका हमने रिप्लाई किया है, तो व्हाट्सएप से रिप्लाई कर देंगे, कोई ज़रूरत होगा तो फ़ोन से भी कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर बात कर लो, जो भी कॉल करके जो भी डिटेल चाहिए सब आपको ये लोग बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।